द वेयर एक्सपेंडेबल जॉन फोर्ड द्वारा निर्देशित 1945 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रॉबर्ट मोंटगोमरी जॉन वेन ने अभिनय किया है। दोनों रीड की विशेषता यह फिल्म विलियम लिंड्स वाइट के 1942 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में फिलीपींस की लड़ाई के दौरान जापानी आक्रमण के खिलाफ फिलीपींस की रक्षा करने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की पीटी बोट इकाई मोटर टॉरपीडो बोट स्क्वाड्रन 3 के कारनामों की संबंधित है। मूवी की पटकथा फ्रैंक विल्ड ने लिखी थी। मूवी का बजट था $2.9 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.3 की कमाई की थी। काल्पनिक कृति होने के बावजूद पुस्तक वास्तविक घटनाओं और लोगों पर आधारित थी। जॉन ब्रेकले, रस्टी रियान पाथ, पीटी बोट स्क्वाड्रन डी कमांडर जॉन डी बुकले मेडल ऑफ ऑनर प्राप्तकर्ता, उनके कार्यकारी अधिकारी रॉबर्ट केले के काल्पनिक रूप। फिल्म को पुस्तक जी बेस्टसेलर की रीडर्स डाइजेस्ट और लाइफ में उद्धृत की गई युद्ध से संबंधित कुछ घटनाओं को दर्शाते हुए, जिनके बारे में माना जाता था कि युद्ध के दौरान हुई गई, साथ में नहीं हुई थी। दिसंबर 1941 में लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिकले फिलीपींस के कैबिट में स्थित फुर्तीले लेकिन छोटे अप्रमाणित अमेरिकी नौसेना पीटी नौकाओं के स्क्वाड्रन की कमान संभालते हैं। वे वरिष्ठ क्षेत्र कमांडर एडमिरल ब्लैकवेल के लिए उनकी गतिशीलता समुद्र क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। उनके छोटे आकार हल्के निर्माण से प्रभावित नहीं होते। ब्रिक के परिपक्व युद्ध में उतरने के लिए उत्सुक है। वह एडमिरल की संकीर्ण सोच वाली बर्खास्ती से निराश हो जाता है और विध्वंस ड्यूटी पर स्थानांतरित करने के लिए अपना विरोध लिख रहा होता है। जब पर्ल हार्बर जापानी हमले की खबर रेडियो बुलेटिन द्वारा आती है तो जापानी सेना फिलीपींस पर उतरती है और तबाही मचाती है। स्थानीय अधिकारी द्वारा दरकिनार किए जाने के कारण ब्रिक के स्क्वाड्रन को युद्ध से बाहर रखा जाता है। निराशा खास तौर पर रस्टी के साथ बढ़ती जाती है और उबलने के खतरा पैदा करती है। बेस पर विनाशकारी हमले के बाद हताश एडमिरल नरम पड़ जाता है। उन्हें एक बड़े जापानी क्रूजर पर हमला करने का आदेश दिया जाता है। तट पर अमेरिकी सेना ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। शुरुआत में रस्टी को दूसरी नाव का कप्तान चुनने के बाद ब्रिक को पता चलता है कि कार्यकारी को पिछले युद्ध के घाव से रक्त भी सकता है और बीमार में जाने का आदेश उसे मिल जाता है। वह इस आदेश को पाकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। अपने सीईओ पर प्रसिद्ध के लालची होने को कॉरिडोर पर एक सैन्य अस्पताल में निकासी का विरोध करने का आरोप लगाने के बाद रस्टी अभी भी फुसकुराते थूकते वहां पर पहुंचता है, केवल अनिच्छा से अपनी जानलेवा स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करने के लिए। उसकी मुलाकातें करने मरीज ओया से होती है, जो उसे शांत रहने और लाइन में लगने की बात को बताता है। 11,000 आदमी उसके बारे में गलत नहीं हो सकते। ब्रिक के हमले से क्रूजर डूब जाता है। रस्टी वापस लौटता है और स्क्वाड्रन को मुक्त कर दिया जाता है, जिसकी सफलता बढ़ती है। हालांकि नाव को लोगों की दोनों की कीमत पर, फिर भी फिलीपींस के पतन में बस समय की बात यह है कि सैंडी पीटी बेस के उसके सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में भाग लेती है, जिससे उसकी रस्टी के बेस में आग फिर से जल उठती है। स्क्वाड्रन को मनीला घाटी पर कॉरिडोर की फिलीपीन द्वीप पर छोड़ दिया गया और पाटन में अमेरिकी रक्षकों के खिलाफ जापानी हमले की लुजन को बड़े फिलीपींस द्वीप के दक्षिण पूर्व में कॉरिडोर अपने आक्रमणकारियों के खिलाफ अंतिम गढ़ के रूप में खड़ा है। इसके बाद स्क्वाड्रन का प्रशांत थिएटर में कमांडर जनरल डगलस मैकआर्थर उसके दल एडमिरल ब्लैकवेल के साथ में आता है, उनसे बातचीत करता है और उनसे बातचीत के दौरान उनसे सभी बातें पूछता है। जो अब बाटन में है, यह समझाने के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया है, लेकिन इससे पहले कि अलविदा कह सके संपर्क टूट जाता है और छोटे छोटे फ्लोटिला की कमांडर खुले समुद्र के पार सफलतापूर्वक उनसे मिलने स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद उन्होंने जापानियों के खिलाफ अपने हमला फिर से शुरू कर दिया, जिन्होंने धीरे धीरे स्क्वाड्रन को तब तक छोटा कर दिया जब तक कि यह प्रभावी रूप से काम करने के लिए बहुत छोटा नहीं हो गया। नावों के बिना चालक दल को सेना के साथ जुड़ने और पैदल सेना के रूप में लड़ने के लिए भेजा जाता है। रस्टी की नाव क्षतिग्रस्त होने के बाद अंतिम 2 पीटे मरम्मत के लिए संचालित एक छोटे शिपयार्ड में आते हैं। जैसे ही नावें से आसन हमले से जल्दबाजी से निकल जाती है, डैड भागने से इनकार कर देता है और अपनी बाहों में एक राइफल और अपने पैरों में सुरक्षित रूप से विक्की जग की अपनी मर्मिक विदाई देते हैं।
अंतिम हमले से एक और खतरनाक क्रूजर को नष्ट कर देता है। रस्टी की नाव डूब जाती है, जिसके बाद ब्रिक की नाव को अमेरिका की सेना को सौंप दिया जाता है। एक बार फिर संदेशवाहक करते हुए के लिए काम कर रहा होता है, जो उसके ब्रिक रयान और 2 धावेजकों को नौसेना कमांड द्वारा ज्ञात मामले की सबसे बड़ी पेशकश की जाती है। वे वहां पर शामिल हो जाता है, उनसे अपनी ज्ञापन सौंप देता है, उनसे मांग करता है कि वो उन्हें $1 मिलियन दे दे, अन्यथा वो उनको पीछे से निकाल देंगे। यह उनके लिए सबसे बड़ा काम आ जाता है। ये बहुत ही शानदार होने लगता है। यह आगे चलकर बड़ा हो जाता है। द वेयर एक्सपेंडेबल जॉन फोर्ड द्वारा निर्देशित 1945 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट मोंटगोमरी जॉन वेन ने अभिनय किया है। डोनाल्ड की विशेषता यह फिल्म विलियम लिंड्स वाइट के 1942 की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में फिलीपींस की लड़ाई के दौरान जापानी आक्रमण के खिलाफ फिलीपींस की रक्षा करने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की पीटी बोट इकाई मोटर टॉर्पीडो बोट स्क्वाड्रन 3 के कारनामों की संबंधित है। मूवी की पटकथा फ्रैंक विल्ड ने लिखी थी। मूवी का बजट था $2.9 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.3 की कमाई की थी। काल्पनिक कृति होने के बावजूद पुस्तक वास्तविक घटनाओं और लोगों पर आधारित थी। जॉन ब्रेकले, रस्टी रियान पाथ, पीटी बोट स्क्वाड्रन डी कमांडर जॉन डी बुकले मेडल ऑफ ऑनर प्राप्तकर्ता, उनके कार्यकारी अधिकारी रॉबर्ट केले के काल्पनिक रूप। फिल्म को पुस्तक जी बेस्टसेलर की रीडर्स डाइजेस्ट और लाइफ में उद्धृत की गई युद्ध से संबंधित कुछ घटनाओं को दर्शाते हुए, जिनके बारे में माना जाता था कि युद्ध के दौरान हुई गई, साथ में नहीं हुई थी। दिसंबर 1941 में लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रेकले फिलीपींस के कैबिट में स्थित फुर्तीले लेकिन छोटे अप्रमाणित अमेरिकी नौसेना पीटी नौकाओं के स्क्वाड्रन की कमान संभालते हैं। वे वरिष्ठ कमांडर एडमिरल ब्लैकवेल के लिए उनकी गतिशीलता, समुद्र क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। उनके छोटे आकार हल्के निर्माण से प्रभावित नहीं होते। ब्रिक के परिपक्व युद्ध में उतरने के लिए उत्सुक है। वह एडमिरल की संकीर्ण सोच वाली बर्खास्ती से निराश हो जाता है और विध्वंस ड्यूटी पर स्थानांतरित करने के लिए अपना विरोध लिख रहा होता है। जब पर्ल हार्बर जापानी हमले की खबर रेडियो बुलेटिन द्वारा आती है, तो जापानी सेना फिलीपींस पर उतरती और तबाही मचाती है। स्थानीय अधिकारी द्वारा दरकिनार किए जाने के कारण ब्रिक के स्क्वाड्रन को युद्ध से बाहर रखा जाता है। निराशा खास तौर पर रस्टी के साथ बढ़ती जाती है और उबलने के खतरा पैदा करती है। बेस पर विनाशकारी हमले के बाद हताश एडमिरल नरम पड़ जाता है। उन्हें एक बड़े जापानी क्रूजर पर हमला करने का आदेश दिया जाता है। तट पर अमेरिकी सेना ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। शुरुआत में रस्टी को दूसरी नाव को कप्तान चुनने के बाद ब्रिक को पता चलता है कि कार्यकारी को पिछले युद्ध के घाव से रक्त विषाक्त सकता है और बीमार में जाने का आदेश उसे मिल जाता है। वह इस आदेश को पाकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। अपने सीईओ पर प्रसिद्ध के लालची होने को कॉरिडोर पर एक सैन्य अस्पताल में निकासी का विरोध करने का आरोप लगाने के बाद रस्टी अभी भी फुसकुराते थूकते वहां पर पहुंचता है, केवल अनिच्छा से अपनी जानलेवा स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करने के लिए। उसकी मुलाकातें करने मरीज ओया से होती है, जो उसे शांत रहने और लाइन में लगने की बात को बताता है। 11,000 आदमी उसके बारे में गलत नहीं हो सकते। ब्रिक के हमले से क्रूजर डूब जाता है, रस्टी वापस लौटता है और स्क्वाड्रन को मुक्त कर दिया जाता है, जिसकी सफलता बढ़ती है। हालांकि नाव को लोगों की दोनों की कीमत पर, फिर भी फिलीपींस के पतन में बस समय की बात यह है कि सैंडी पीटी बेस के उसके सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में भाग लेती है, जिससे उसकी रस्टी के बेस में आग फिर से जल उठती है। स्क्वाड्रन को मनीला घाटी पर कॉरिडोर की फिलीपीन द्वीप पर छोड़ दिया गया और पाटन में अमेरिकी रक्षकों के खिलाफ जापानी हमले की ल्यूजन को बड़े फिलीपींस द्वीप के दक्षिण पूर्व में कॉरिडोर अपने आक्रमणकारियों के खिलाफ अंतिम गढ़ के रूप में खड़ा है। इसके बाद स्क्वाड्रन का प्रशांत थिएटर में कमांडर जनरल डगलस मैकआर्थर उसके दल एडमिरल ब्लैकवेल के साथ में आता है, उनसे बातचीत करता है और उनसे बातचीत के दौरान उनसे सभी बातें पूछता है, जो अब बाटन में है, यह समझाने के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया है। लेकिन इससे पहले कि अलविदा कह सके, संपर्क टूट जाता है।
और छोटे छोटे फ्लोटिला की कमांडर खुले समुद्र के पार सफलतापूर्वक उनसे मिलने स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद उन्होंने जापानियों के खिलाफ अपने हमला फिर से शुरू कर दिया, जिन्होंने धीरे धीरे स्क्वाड्रन को तब तक छोटा कर दिया जब तक कि यह प्रभावी रूप से काम करने के लिए बहुत छोटा नहीं हो गया। नावों के बिना चालक दल को सेना के साथ जुड़ने और पैदल सेना के रूप में लड़ने के लिए भेजा जाता है। रस्टी की नाव क्षतिग्रस्त होने के बाद अंतिम 2 पीटे मरम्मत के लिए संचालित एक छोटे शिपयार्ड में आते हैं। जैसे ही नावें से आसन हमले से जल्दबाजी से निकल जाती है, डैड भागने से इनकार कर देता है और अपनी बाहों में एक राइफल और अपने पैरों में सुरक्षित रूप से विक्की जग की अपनी मर्मिक विदाई देते हैं। अंतिम हमले से एक और खतरनाक क्रूजर को नष्ट कर देता है। रस्टी की नाव डूब जाती है, जिसके बाद ब्रिक की नाव को अमेरिका की सेना को सौंप दिया जाता है। एक बार फिर संदेशवाहक करते हुए के लिए काम कर रहा होता है, जो उसके ब्रिक रयान और 2 धावेजकों को नौसेना कमांड द्वारा ज्ञात मामले की सबसे बड़ी पेशकश की जाती है। वे वहां पर शामिल हो जाता है, उनसे अपनी ज्ञापन सौंप देता है, उनसे मांग करता है कि वो उन्हें $1 मिलियन दे दे, अन्यथा वो उनको पीछे से निकाल देंगे। यह उनके लिए सबसे बड़ा काम आ जाता है। यह बहुत ही शानदार होने लगता है। यह आगे चलकर बड़ा हो जाता है। द वेयर एक्सपेंडेबल जॉन फोर्ड द्वारा निर्देशित 1945 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट मोंटगोमरी जॉन वेन ने अभिनय किया है। दोनों डेढ़ की विशेषता यह फिल्म विलियम लिंडसे व्हाइट के 1942 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में फिलिपींस की लड़ाई के दौरान जापानी आक्रमण के खिलाफ फिलिपींस की रक्षा करने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की पीटी बोट इकाई मोटर टॉर्पीडो बोट स्क्वाड्रन 3 के कारनामों की संबंधित है। मूवी की पटकथा फ्रैंक विल्ड ने लिखी थी। मूवी का बजट था $2.9 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.3 की कमाई की थी। काल्पनिक कृति होने के बावजूद पुस्तक वास्तविक घटनाओं और लोगों पर आधारित थी। जॉन ब्रेकले, रस्टी रियान पाथ, पीटी बोट स्क्वाड्रन डी कमांडर जॉन डी बुकले मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करता। उनके कार्यकारी अधिकारी रॉबर्ट केले के काल्पनिक रूप। फिल्म को पुस्तक जी बेस्टसेलर की रीडर्स डाइजेस्ट और लाइफ में उद्धृत की गई युद्ध से संबंधित कुछ घटनाओं को दर्शाते हुए, जिनके बारे में माना जाता था कि युद्ध के दौरान हुई गई, साथ में नहीं हुई थी। दिसंबर 1941 में लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रेकले फिलिपींस के कैबिट में स्थित फुर्तीले लेकिन छोटे अप्रमाणित अमेरिकी नौसेना पीटी नौकाओं के स्क्वाड्रन की कमान संभालते हैं। वे वरिष्ठ कमांडर एडमिरल ब्लैकवेल के लिए उनकी गतिशीलता समुद्र क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। उनके छोटे आकार हल्के निर्माण से प्रभावित नहीं होते। ब्रिक के परिपक्व युद्ध में उतरने के लिए उत्सुक है। वह एडमिरल की संकीर्ण सोच वाली बर्खास्ती से निराश हो जाता है और विध्वंस ड्यूटी पर स्थानांतरित करने के लिए अपना विरोध लिख रहा होता है। जब पर्ल हार्बर जापानी हमले की खबर रेडियो बुलेटिन द्वारा आती है, तो जापानी सेना फिलिपींस पर उतरती और तबाही मचाती है। स्थानीय अधिकारी द्वारा दरकिनार किए जाने के कारण ब्रिक के स्क्वाड्रन को युद्ध से बाहर रखा जाता है। निराशा खास तौर पर रस्टी के साथ बढ़ती जाती है और उबलने के खतरा पैदा करती है। बेस पर विनाशकारी हमले के बाद हताश एडमिरल नरम पड़ जाता है। उन्हें एक बड़े जापानी क्रूजर पर हमला करने का आदेश दिया जाता है। तट पर अमेरिकी सेना ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। शुरुआत में रस्टी को दूसरी नाव को कप्तान चुनने के बाद ब्रिक को पता चलता है कि कार्यकारी को पिछले युद्ध के घाव से रक्त भी सकता है और बीमार में जाने का आदेश उसे मिल जाता है। वह इस आदेश को पाकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। अपने सीईओ पर प्रसिद्ध के लालची होने को कॉरिडोर पर एक सैन्य अस्पताल में निकासी का विरोध करने का आरोप लगाने के बाद रस्टी अभी भी फुसकुराते थूकते वहां पर पहुंचता है, केवल अनिच्छा से अपनी जानलेवा स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करने के लिए। उसकी मुलाकातें करने मरीज ओएस से होती है, जो उसे शांत रहने और लाइन में लगने की बात को बताता है। 11,000 आदमी उसके बारे में गलत नहीं हो सकते। ब्रिक के हमले से क्रूजर डूब जाता है। रस्टी वापस लौटता है और स्क्वाड्रन को मुक्त कर दिया जाता है, जिसकी सफलता बढ़ती है। हालांकि नाव को लोगों की दोनों की कीमत पर, फिर भी फिलिपींस के पतन में बस समय की बात यह है कि सैंडी पीटी बेस के उसके सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में भाग लेती है।
जिससे उसकी रस्टी के बेस में आग फिर से जल उठती है। स्क्वाड्रन को मनीला घाटी पर कॉरिडोर की फिलीपीन द्वीप पर छोड़ दिया गया और पाटन में अमेरिकी रक्षकों के खिलाफ जापानी हमले की लुजन को बड़े फिलीपींस द्वीप के दक्षिण पूर्व में कॉरिडोर अपने आक्रमणकारियों के खिलाफ अंतिम गढ़ के रूप में खड़ा है। इसके बाद स्क्वाड्रन का प्रशांत थिएटर में कमांडर जनरल डगलस मैकआर्थर उसके दल एडमिरल ब्लैकवेल के साथ में आता है, उनसे बातचीत करता है और उनसे बातचीत के दौरान उनसे सभी बातें पूछता है जो अब बाटन में है, यह समझाने के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया है। लेकिन इससे पहले कि अलविदा कह सके संपर्क टूट जाता है और छोटे छोटे फ्लोटिला की कमांडर खुले समुद्र के पार सफलतापूर्वक उनसे मिलने स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद उन्होंने जापानियों के खिलाफ अपने हमला फिर से शुरू कर दिया, जिन्होंने धीरे धीरे स्क्वाड्रन को तब तक छोटा कर दिया जब तक कि यह प्रभावी रूप से काम करने के लिए बहुत छोटा नहीं हो गया। नावों के बिना चालक दल को सेना के साथ जुड़ने और पैदल सेना के रूप में लड़ने के लिए भेजा जाता है। रस्टी की नाव क्षतिग्रस्त होने के बाद अंतिम 2 पीटे मरम्मत के लिए संचालित एक छोटे शिपयार्ड में आते हैं। जैसे ही नावें से आसन हमले से जल्दबाजी से निकल जाती है, डैड भागने से इनकार कर देता है और अपनी बाहों में एक राइफल और अपने पैरों में सुरक्षित रूप से विक्की जग की अपने मर्मिक विदाई देते हैं। अंतिम हमले से एक और खतरनाक क्रूजर को नष्ट कर देता है। रस्टी की नाव डूब जाती है, जिसके बाद ब्रिक की नाव को अमेरिका की सेना को सौंप दिया जाता है। एक बार फिर संदेशवाहक करते हुए के लिए काम कर रहा होता है, जो उसके ब्रिक रयान और 2 धावेजकों को नौसेना कमांड द्वारा ज्ञात मामले की सबसे बड़ी पेशकश की जाती है। वे वहां पर शामिल हो जाता है, उनसे अपनी ज्ञापन सौंप देता है, उनसे मांग करता है कि वो उन्हें $1 मिलियन दे दे, अन्यथा वो उनको पीछे से निकाल देंगे। यह उनके लिए सबसे बड़ा काम आ जाता है। यह बहुत ही शानदार होने लगता है। यह आगे चलकर बड़ा हो जाता है। द वेयर एक्सपेंडेबल जॉन फोर्ड द्वारा निर्देशित 1945 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट मोंटगोमरी जॉन वेन ने अभिनय किया है। डोनाल्ड की विशेषता यह फिल्म विलियम लिंडसे व्हाइट के 1942 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में फिलीपींस की लड़ाई के दौरान जापानी आक्रमण के खिलाफ फिलीपींस की रक्षा करने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की पीटी बोट इकाई मोटर टॉर्पीडो बोट स्क्वाड्रन 3 के कारनामों की संबंधित है। मूवी की पटकथा फ्रैंक विल्ड ने लिखी थी। मूवी का बजट था $2.9 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.3 की कमाई की थी। काल्पनिक कृति होने के बावजूद पुस्तक वास्तविक घटनाओं और लोगों पर आधारित थी। जॉन ब्रेकले, रस्टी रियान पाथ, पीटी बोट स्क्वाड्रन डी कमांडर जॉन डी बुकले मेडल ऑफ ऑनर प्राप्तकर्ता, उनके कार्यकारी अधिकारी रॉबर्ट केले के काल्पनिक रूप। फिल्म को पुस्तक जी बेस्टसेलर की रीडर्स डाइजेस्ट और लाइफ में उद्धृत की गई युद्ध से संबंधित कुछ घटनाओं को दर्शाते हुए, जिनके बारे में माना जाता था कि युद्ध के दौरान हुई गई, साथ में नहीं हुई थी। दिसंबर 1941 में लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिकले फिलीपींस के कैबिट में स्थित फुर्तीले लेकिन छोटे अप्रमाणित अमेरिकी नौसेना पीटी नौकाओं के स्क्वाड्रन की कमान संभालते हैं। वे वरिष्ठ कमांडर एडमिरल ब्लैकवेल के लिए उनकी गतिशीलता समुद्र क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। उनके छोटे आकार हल्के निर्माण से प्रभावित नहीं होते। ब्रिक के परिपक्व युद्ध में उतरने के लिए उत्सुक है। वह एडमिरल की संकीर्ण सोच वाली बर्खास्ती से निराश हो जाता है और विध्वंस ड्यूटी पर स्थानांतरित करने के लिए अपना विरोध लिख रहा होता है। जब पर्ल हार्बर जापानी हमले की खबर रेडियो बुलेटिन द्वारा आती है, तो जापानी सेना फिलीपींस पर उतरती और तबाही मचाती है। स्थानीय अधिकारी द्वारा दरकिनार किए जाने के कारण ब्रिक के स्क्वाड्रन को युद्ध से बाहर रखा जाता है। निराशा खास तौर पर रस्टी के साथ बढ़ती जाती है और उबलने के खतरा पैदा करती है। बेस पर विनाशकारी हमले के बाद हताश एडमिरल नरम पड़ जाता है। उन्हें एक बड़े जापानी क्रूजर पर हमला करने का आदेश दिया जाता है। तट पर अमेरिकी सेना ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। शुरुआत में रस्टी को दूसरी नाव को कप्तान चुनने के बाद ब्रिक को पता चलता है कि कार्यकारी को पिछले युद्ध के घाव से रक्त भी सक सकता है और बीमार में जाने का आदेश उसे मिल जाता है। वह इस आदेश को पाकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। अपने सीओ पर प्रसिद्ध के लालची होने को कॉरिडोर पर
एक सैन्य अस्पताल में निकासी का विरोध करने का आरोप लगाने के बाद रस्टी अभी भी फुसकुराते थूकते वहां पर पहुंचता है, केवल अनिच्छा से अपनी जानलेवा स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करने के लिए। उसकी मुलाकातें करने मरीज ओएस से होती है, जो उसे शांत रहने और लाइन में लगने की बात को बताता है। 11,000 आदमी उसके बारे में गलत नहीं हो सकते। ब्रिक के हमले से क्रूजर डूब जाता है, रस्टी वापस लौटता है और स्क्वाड्रन को मुक्त कर दिया जाता है, जिसकी सफलता बढ़ती है। हालांकि नाव को लोगों की दोनों की कीमत पर, फिर भी फिल्म पीस के पतन में बस समय की बात यह है कि सैंडी पीटी बेस के उसके सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में भाग लेती है, जिससे उसकी रस्टी के बेस में आग फिर से जल उठती है। स्क्वाड्रन को मनीला घाटी पर कॉरिडोर के फिलिपीन द्वीप पर छोड़ दिया गया और पाटन में अमेरिकी रक्षकों के खिलाफ जापानी हमले की लुजन को बड़े फिलिपींस द्वीप के दक्षिण पूर्व में कॉरिडोर अपने आक्रमणकारियों के खिलाफ अंतिम गढ़ के रूप में खड़ा है। इसके बाद स्क्वाड्रन का प्रशांत थिएटर में कमांडर जनरल डगलस मैकआर्थर उसके दल एडमिरल ब्लैकवेल के साथ में आता है, उनसे बातचीत करता है और उनसे बातचीत के दौरान उनसे सभी बातें पूछता है जो अब बाटन में है, यह समझाने के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया है। लेकिन इससे पहले कि अलविदा कह सके, संपर्क टूट जाता है और छोटे छोटे फ्लोटिला की कमांडर खुले समुद्र के पार सफलतापूर्वक उनसे मिलने स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद उन्होंने जापानियों के खिलाफ अपने हमला फिर से शुरू कर दिया, जिन्होंने धीरे धीरे स्क्वाड्रन को तब तक छोटा कर दिया जब तक कि यह प्रभावी रूप से काम करने के लिए बहुत छोटा नहीं हो गया। नावों के बिना चालक दल को सेना के साथ जुड़ने और पैदल सेना के रूप में लड़ने के लिए भेजा जाता है। रस्टी की नाव क्षतिग्रस्त होने के बाद अंतिम 2 पीटे मरम्मत के लिए संचालित एक छोटे शिपयार्ड में आते हैं। जैसे ही नावें से आसन हमले से जल्दबाजी से निकल जाती है, डैड भागने से इनकार कर देता है और अपनी बाहों में एक राइफल और अपने पैरों में सुरक्षित रूप से विक्की जग की अपनी मर्मिक विदाई देते हैं। अंतिम हमले से एक और खतरनाक क्रूजर को नष्ट कर देता है। रस्टी की नाव डूब जाती है, जिसके बाद ब्रिक की नाव को अमेरिका की सेना को सौंप दिया जाता है। एक बार फिर संदेशवाहक करते हुए के लिए काम कर रहा होता है, जो उसके ब्रिक रेयान और 2 धावेजकों को नौसेना कमांड द्वारा ज्ञात मामले की सबसे बड़ी पेशकश की जाती है। वे वहां पर शामिल हो जाता है, उनसे अपनी ज्ञापन सौंप देता है, उनसे मांग करता है कि वो उन्हें $1 मिलियन दे दे, अन्यथा वो उनको पीछे से निकाल देंगे। यह उनके लिए सबसे बड़ा काम आ जाता है, जो बहुत ही शानदार होने लगता है। यह आगे चलकर बड़ा हो जाता है। द वेयर एक्सपेंडेबल जॉन फोर्ड द्वारा निर्देशित 1945 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट मोंटगोमरी जॉन वेन ने अभिनय किया है। डोनाडेड की विशेषता यह फिल्म विलियम लिंडसे व्हाइट के 1942 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में फिलिपींस की लड़ाई के दौरान जापानी आक्रमण के खिलाफ फिलिपींस की रक्षा करने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की पीटी बोट इकाई मोटर टॉर्पीडो बोट स्क्वाड्रन 3 के कारनामों की संबंधित है। मूवी की पटकथा फ्रैंक विल्ड ने लिखी थी। मूवी का बजट था $2.9 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.3 की कमाई की थी। काल्पनिक कृति होने के बावजूद पुस्तक वास्तविक घटनाओं और लोगों पर आधारित थी। जॉन ब्रेकले, रस्टी रियान पाथ, पीटी बोट स्क्वाड्रन डी कमांडर जॉन डी बुकले मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करता। उनके कार्यकारी अधिकारी रॉबर्ट केले के काल्पनिक रूप। फिल्म को पुस्तक जी बेस्टसेलर की रीडर्स डाइजेस्ट और लाइफ में उद्धृत की गई युद्ध से संबंधित कुछ घटनाओं को दर्शाते हुए, जिनके बारे में माना जाता था कि युद्ध के दौरान हुई गई, साथ में नहीं हुई थी। दिसंबर 1941 में लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिकले फिलिपींस के कैबिट में स्थित फुर्तीले लेकिन छोटे अप्रमाणित अमेरिकी नौसेना पीटी नौकाओं के स्क्वाड्रन की कमान संभालते हैं। वे वरिष्ठ क्षेत्र कमांडर एडमिरल ब्लैकवेल के लिए उनकी गतिशीलता समुद्र क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। उनके छोटे आकार हल्के निर्माण से प्रभावित नहीं होते। ब्रिक के परिपक्व युद्ध में उतरने के लिए उत्सुक है। वह एडमिरल की संकीर्ण सोच वाली बर्खास्ती से निराश हो जाता है और विध्वंस ड्यूटी पर स्थानांतरित करने के लिए अपना विरोध लिख रहा होता है। जब पर्ल हार्बर जापानी हमले की खबर रेडियो बुलेटिन द्वारा आती है, तो जापानी सेना फिलिपींस पर उतरती है और तबाही मचाती है।
स्थानीय अधिकारी द्वारा दरकिनार किए जाने के कारण ब्रिक के स्क्वाड्रन को युद्ध से बाहर रखा जाता है। निराशा खास तौर पर रस्टी के साथ बढ़ती जाती है और उबलने के खतरा पैदा करती है। बेस पर विनाशकारी हमले के बाद हताश एडमिरल नरम पड़ जाता है। उन्हें एक बड़े जापानी क्रूजर पर हमला करने का आदेश दिया जाता है। तट पर अमेरिकी सेना ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। शुरुआत में रस्टी को दूसरी नाव को कप्तान चुनने के बाद ब्रिक को पता चलता है कि कार्यकारी को पिछले युद्ध के घाव से रक्त भी सकता है और बीमार में जाने का आदेश उसे मिल जाता है। वह इस आदेश को पाकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। अपने सीईओ पर प्रसिद्ध के लालची होने को कॉरिडोर पर एक सैन्य अस्पताल में निकासी का विरोध करने का आरोप लगाने के बाद रस्टी अभी भी फुसकुराते थूकते वहां पर पहुंचता है। केवल अनिच्छा से अपनी जानलेवा स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करने के लिए उसकी मुलाकातें करने मरीज ओया से होती है, जो उसे शांत रहने और लाइन में लगने की बात को बताता है। 11,000 आदमी उसके बारे में गलत नहीं हो सकते। ब्रिक के हमले से क्रूजर डूब जाता है। रस्टी वापस लौटता है और स्क्वाड्रन को मुक्त कर दिया जाता है, जिसकी सफलता बढ़ती है। हालांकि नाव को लोगों की दोनों की कीमत पर, फिर भी फिल्म पीस के पतन में बस समय की बात यह है कि सैंडी पीटी बेस के उसके सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में भाग लेती है, जिससे उसकी रस्टी के बेस में आग फिर से जल उठती है। स्क्वाड्रन को मनीला घाटी पर कॉरिडोर की फिलिपीन द्वीप पर छोड़ दिया गया और पाटन में अमेरिकी रक्षकों के खिलाफ जापानी हमले की ल्यूजन को बड़े फिलिपींस द्वीप के दक्षिण पूर्व में कॉरिडोर अपने आक्रमणकारियों के खिलाफ अंतिम गढ़ के रूप में खड़ा है। इसके बाद स्क्वाड्रन का प्रशांत थिएटर में कमांडर जनरल डगलस मैकआर्थर उसके दल एडमिरल ब्लैकवेल के साथ में आता है, उनसे बातचीत करता है और उनसे बातचीत के दौरान उनसे सभी बातें पूछता है जो अब बाटन में है। यह समझाने के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया है, लेकिन इससे पहले कि अलविदा कह सके संपर्क टूट जाता है और छोटे छोटे फ्लोटिला की कमांडर खुले समुद्र के पार सफलतापूर्वक उनसे मिलने स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद उन्होंने जापानियों के खिलाफ अपने हमला फिर से शुरू कर दिया, जिन्होंने धीरे धीरे स्क्वाड्रन को तब तक छोटा कर दिया जब तक कि यह प्रभावी रूप से काम करने के लिए बहुत छोटा नहीं हो गया। नावों के बिना चालक दल को सेना के साथ जुड़ने और पैदल सेना के रूप में लड़ने के लिए भेजा जाता है। रस्टी की नाव क्षतिग्रस्त होने के बाद अंतिम 2 पीटे मरम्मत के लिए संचालित एक छोटे शिपयार्ड में आते हैं। जैसे ही नावें से आसन हमले से जल्दबाजी से निकल जाती है, डैड भागने से इनकार कर देता है और अपनी बाहों में एक राइफल और अपने पैरों में सुरक्षित रूप से विक्की जग की अपने मर्मिक विदाई देते हैं। अंतिम हमले से एक और खतरनाक क्रूजर को नष्ट कर देता है। रस्टी की नाव डूब जाती है, जिसके बाद ब्रिक की नाव को अमेरिका की सेना को सौंप दिया जाता है। एक बार फिर संदेशवाहक कर्तव्य के लिए काम कर रहा होता है, जो उसके ब्रिक रेयान और 2 धावेजकों को नौसेना कमांड द्वारा ज्ञात मामले की सबसे बड़ी पेशकश की जाती है। वे वहां पर शामिल हो जाता है, उनसे अपनी ज्ञापन सौंप देता है, उनसे मांग करता है कि वो उन्हें $1 मिलियन दे दे, अन्यथा वो उनको पीछे से निकाल देंगे। यह उनके लिए सबसे बड़ा काम आ जाता है। यह बहुत ही शानदार होने लगता है। यह आगे चलकर बड़ा हो जाता है। द वेयर एक्सपेंडेबल जॉन फोर्ड द्वारा निर्देशित 1945 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट मोंटगोमरी जॉन वेन ने अभिनय किया है। दोनों डेड की विशेषता यह फिल्म विलियम लिंड्स वाइट के 1942 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में फिलिपींस की लड़ाई के दौरान जापानी आक्रमण के खिलाफ फिलिपींस की रक्षा करने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की पीटी बोट इकाई मोटर टॉर्पीडो बोट स्क्वाड्रन 3 के कारनामों की संबंधित है। मूवी की पटकथा फ्रैंक विल्ड ने लिखी थी। मूवी का बजट था $2.9 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.3 की कमाई की थी। काल्पनिक कृति होने के बावजूद पुस्तक वास्तविक घटनाओं और लोगों पर आधारित थी। जॉन ब्रैकले, रस्टी रियान पाथ, पीटी बोट स्क्वाड्रन डी कमांडर जॉन डी बुगले मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करता, उनके कार्यकारी अधिकारी रॉबर्ट केले के काल्पनिक रूप। फिल्म को पुस्तक जी बेस्टसेलर की रीडर्स डाइजेस्ट और लाइफ में उद्धृत की गई युद्ध से संबंधित कुछ घटनाओं को दर्शाते हुए, जिनके बारे में माना जाता था कि युद्ध के दौरान हुई गई, साथ में नहीं हुई थी।
दिसंबर 1941 में लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिकले फिलीपींस के कैबिट में स्थित फुर्तीले लेकिन छोटे अप्रमाणित अमेरिकी नौसेना पीटी-नौकाओं के स्क्वाड्रन की कमान संभालते हैं। वे वरिष्ठ क्षेत्र कमांडर एडमिरल ब्लैकवेल के लिए उनकी गतिशीलता समुद्र क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। उनके छोटे आकार हल्के निर्माण से प्रभावित नहीं होते, ब्रिक के परिपक्व युद्ध में उतरने के लिए उत्सुक है। वह एडमिरल की संकीर्ण सोच वाली बर्खास्ती से निराश हो जाता है और विध्वंस ड्यूटी पर स्थानांतरित करने के लिए अपना विरोध लिख रहा होता है। जब पर्ल हार्बर जापानी हमले की खबर रेडियो बुलेटिन द्वारा आती है तो जापानी सेना फिलीपींस पर उतरती और तबाही मचाती है। स्थानीय अधिकारी द्वारा दरकिनार किए जाने के कारण ब्रिक के स्क्वाड्रन को युद्ध से बाहर रखा जाता है। निराशा खास तौर पर रस्टी के साथ बढ़ती जाती है और उबलने के खतरा पैदा करती है। बेस पर विनाशकारी हमले के बाद हताश एडमिरल नरम पड़ जाता है। उन्हें एक बड़े जापानी क्रूजर पर हमला करने का आदेश दिया जाता है। तट पर अमेरिकी सेना ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। शुरुआत में रस्टी को दूसरी नाव का कप्तान चुनने के बाद ब्रिक को पता चलता है कि कार्यकारी को पिछले युद्ध के घाव से रक्त भी सकता है और बीमार में जाने का आदेश उसे मिल जाता है। वह इस आदेश को पाकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। अपने सीईओ पर प्रसिद्ध के लालची होने को कॉरिडोर पर एक सैन्य अस्पताल में निकासी का विरोध करने का आरोप लगाने के बाद रस्टी अभी भी फुसकुराते थूकते वहां पर पहुंचता है, केवल अनिच्छा से अपनी जानलेवा स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करने के लिए। उसकी मुलाकातें करने मरीज ओएस से होती है जो उसे शांत रहने और लाइन में लगने की बात को बताता है। 11,000 आदमी उसके बारे में गलत नहीं हो सकते। ब्रिक के हमले से क्रूजर डूब जाता है। रस्टी वापस लौटता है और स्क्वाड्रन को मुक्त कर दिया जाता है, जिसकी सफलता बढ़ती है। हालांकि नाव को लोगों की दोनों की कीमत पर, फिर भी फिलीपींस के पतन में बस समय की बात यह है कि सैंडी पीटी बेस के उसके सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में भाग लेती है, जिससे उसकी रस्टी के बेस में आग फिर से जल उठती है। स्क्वाड्रन को मनीला घाटी पर कॉरिडोर के फिलीपीन द्वीप पर छोड़ दिया गया और पाटन में अमेरिकी रक्षकों के खिलाफ जापानी हमले की लुजन को बड़े फिलीपींस द्वीप के दक्षिण पूर्व में कॉरिडोर अपने आक्रमणकारियों के खिलाफ अंतिम गढ़ के रूप में खड़ा है। इसके बाद स्क्वाड्रन का प्रशांत थिएटर में कमांडर जनरल डगलस मैकआर्थर उसके दल एडमिरल ब्लैकवेल के साथ में आता है, उनसे बातचीत करता है और उनसे बातचीत के दौरान उनसे सभी बातें पूछता है जो अब बाटन में है। यह समझाने के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया है, लेकिन इससे पहले कि अलविदा कह सके संपर्क टूट जाता है और छोटे छोटे फ्लोटिला की कमांडर खुले समुद्र के पार सफलतापूर्वक उनसे मिलने स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद उन्होंने जापानियों के खिलाफ अपने हमला फिर से शुरू कर दिया, जिन्होंने धीरे धीरे स्क्वाड्रन को तब तक छोटा कर दिया जब तक कि यह प्रभावी रूप से काम करने के लिए बहुत छोटा नहीं हो गया। नावों के बिना चालक दल को सेना के साथ जुड़ने और पैदल सेना के रूप में लड़ने के लिए भेजा जाता है। रस्टी की नाव क्षतिग्रस्त होने के बाद अंतिम 2 पीटे मरम्मत के लिए संचालित एक छोटे शिपयार्ड में आते हैं। जैसे ही नावें से आसन हमले से जल्दबाजी से निकल जाती है, डैड भागने से इनकार कर देता है और अपनी बाहों में एक राइफल और अपने पैरों में सुरक्षित रूप से विक्की जग की अपने मर्मिक विदाई देते हैं। अंतिम हमले से एक और खतरनाक क्रूजर को नष्ट कर देता है। रस्टी की नाव डूब जाती है, जिसके बाद ब्रिक की नाव को अमेरिका की सेना को सौंप दिया जाता है। एक बार फिर संदेशवाहक करते हुए के लिए काम कर रहा होता है, जो उसके ब्रिकरियान और 2 धावेजकों को नौसेना कमांड द्वारा ज्ञात मामले की सबसे बड़ी पेशकश की जाती है। वे वहां पर शामिल हो जाता है, उनसे अपनी ज्ञापन सौंप देता है, उनसे मांग करता है कि वो उन्हें $1 मिलियन दे दे, अन्यथा वो उनको पीछे से निकाल देंगे। यह उनके लिए सबसे बड़ा काम आ जाता है, जो बहुत ही शानदार होने लगता है। यह आगे चलकर बड़ा हो जाता है। द वेयर एक्सपेंडेबल जॉन फोर्ड द्वारा निर्देशित 1945 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट मोंटगोमरी जॉन वेन ने अभिनय किया है। दोनों डेड की विशेषता यह फिल्म विलियम लिंडसे व्हाइट के 1942 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में फिलीपींस की लड़ाई के दौरान जापानी आक्रमण के खिलाफ फिलीपींस की रक्षा करने वाली
संयुक्त राज्य अमेरिका की पीटी बोट इकाई मोटर टॉर्पीडो बोट स्क्वाड्रन 3 के कारनामों की संबंधित है। मूवी की पटकथा फ्रैंक विल्ड ने लिखी थी। मूवी का बजट था $2.9 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.3 की कमाई की थी। काल्पनिक कृति होने के बावजूद पुस्तक वास्तविक घटनाओं और लोगों पर आधारित थी। जॉन ब्रेकले, रस्टी रियान पाथ, पीटी बोट स्क्वाड्रन डी कमांडर जॉन डी बुकले, मेडल ऑफ ऑनर प्राप्तकर्ता, उनके कार्यकारी अधिकारी रॉबर्ट केले के काल्पनिक रूप। फिल्म को पुस्तक जी बेस्टसेलर की रीडर्स डाइजेस्ट और लाइफ में उद्धृत की गई युद्ध से संबंधित कुछ घटनाओं को दर्शाते हुए, जिनके बारे में माना जाता था कि युद्ध के दौरान हुई गई साथ में नहीं हुई थी। दिसंबर 1941 में लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिकले फिलिपींस के कैबिट में स्थित फुर्तीले लेकिन छोटे अप्रमाणित अमेरिकी नौसेना पीटी नौकाओं के स्क्वाड्रन की कमान संभालते हैं। वे वरिष्ठ क्षेत्र कमांडर एडमिरल ब्लैकवेल के लिए उनकी गतिशीलता समुद्र क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। उनके छोटे आकार हल्के निर्माण से प्रभावित नहीं होते। ब्रिक के परिपक्व युद्ध में उतरने के लिए उत्सुक है। वह एडमिरल की संकीर्ण सोच वाली बर्खास्ती से निराश हो जाता है और विध्वंस ड्यूटी पर स्थानांतरित करने के लिए अपना विरोध लिख रहा होता है। जब पर्ल हार्बर जापानी हमले की खबर रेडियो बुलेटिन द्वारा आती है तो जापानी सेना फिलीपींस पर उतरती है और तबाही मचाती है। स्थानीय अधिकारी द्वारा दरकिनार किए जाने के कारण ब्रिक के स्क्वाड्रन को युद्ध से बाहर रखा जाता है। निराशा खास तौर पर रस्टी के साथ बढ़ती जाती है और उबलने के खतरा पैदा करती है। बेस पर विनाशकारी हमले के बाद हताश एडमिरल नरम पड़ जाता है। उन्हें एक बड़े जापानी क्रूजर पर हमला करने का आदेश दिया जाता है। तट पर अमेरिकी सेना ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। शुरुआत में रस्टी को दूसरी नाव का कप्तान चुनने के बाद ब्रिक को पता चलता है कि कार्यकारी को पिछले युद्ध के घाव से रक्त विषाक्त सकता है और बीमार में जाने का आदेश उसे मिल जाता है। वह इस आदेश को पाकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। अपने सीओ पर प्रसिद्ध के लालची होने को कॉरिडोर पर एक सैन्य अस्पताल में निकासी का विरोध करने का आरोप लगाने के बाद रस्टी अभी भी फुसकुराते थूकते वहां पर पहुंचता है, केवल अनिच्छा से अपनी जानलेवा स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करने के लिए। उसकी मुलाकातें करने मरीज ओएस से होती है, जो उसे शांत रहने और लाइन में लगने की बात को बताता है। 11,000 आदमी उसके बारे में गलत नहीं हो सकते। ब्रिक के हमले से क्रूजर डूब जाता है। रस्टी वापस लौटता है और स्क्वाड्रन को मुक्त कर दिया जाता है, जिसकी सफलता बढ़ती है। हालांकि नाव को लोगों की दोनों की कीमत पर, फिर भी फिलिपींस के पतन में बस समय की बात यह है कि सैंडी पीटी बेस के उसके सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में भाग लेती है, जिससे उसकी रस्टी के बेस में आग फिर से जल उठती है। स्क्वाड्रन को मनीला घाटी पर कॉरिडोर के फिलिपीन द्वीप पर छोड़ दिया गया और पाटन में अमेरिकी रक्षकों के खिलाफ जापानी हमले की लुजन को बड़े फिलिपींस द्वीप के दक्षिण पूर्व में कॉरिडोर अपने आक्रमणकारियों के खिलाफ अंतिम गढ़ के रूप में खड़ा है। इसके बाद स्क्वाड्रन का प्रशांत थिएटर में कमांडर जनरल डगलस मैकआर्थर उसके दल एडमिरल ब्लैकवेल के साथ में आता है, उनसे बातचीत करता है और उनसे बातचीत के दौरान उनसे सभी बातें पूछता है जो अब बाटन में है। यह समझाने के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया है, लेकिन इससे पहले कि अलविदा कह सके संपर्क टूट जाता है और छोटे छोटे फ्लोटिला की कमांडर खुले समुद्र के पार सफलतापूर्वक उनसे मिलने स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद उन्होंने जापानियों के खिलाफ अपने हमला फिर से शुरू कर दिया, जिन्होंने धीरे धीरे स्क्वाड्रन को तब तक छोटा कर दिया जब तक कि यह प्रभावी रूप से काम करने के लिए बहुत छोटा नहीं हो गया। नावों के बिना चालक दल को सेना के साथ जुड़ने और पैदल सेना के रूप में लड़ने के लिए भेजा जाता है। रस्टी की नाव क्षतिग्रस्त होने के बाद अंतिम 2 पीटे मरम्मत के लिए संचालित एक छोटे शिपयार्ड में आते हैं। जैसे ही नावें से आसन हमले से जल्दबाजी से निकल जाती है, डैड भागने से इनकार कर देता है और अपनी बाहों में एक राइफल और अपने पैरों में सुरक्षित रूप से विक्की जग की अपने मर्मिक विदाई देते हैं। अंतिम हमले से एक और खतरनाक क्रूजर को नष्ट कर देता है। रस्टी की नाव डूब जाती है, जिसके बाद ब्रिक की नाव को अमेरिका की सेना को सौंप दिया जाता है। एक बार फिर संदेशवाहक करते हुए के लिए काम कर रहा होता है, जो उसके ब्रिक रियान और 2 धावेजकों को नौसेना कमांड द्वारा ज्ञात मामले की सबसे बड़ी पेशकश की जाती है।
वे वहाँ पर शामिल हो जाता है, उनसे अपनी ज्ञापन सौंप देता है, उनसे मांग करता है कि वो उन्हें $1 मिलियन दे दे, अन्यथा वो उनको पीछे से निकाल देंगे। यह उनके लिए सबसे बड़ा काम आ जाता है। ये बहुत ही शानदार होने लगता है। यह आगे चलकर बड़ा हो जाता है। द वेयर एक्सपेंडेबल जॉन फोर्ड द्वारा निर्देशित 1945 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रॉबर्ट मोंटगोमरी जॉन वेन ने अभिनय किया है। दोनों रीड की विशेषता यह फिल्म विलियम लिंडसवाइट के 1942 की एसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में फिलिपींस की लड़ाई के दौरान जापानी आक्रमण के खिलाफ फिलिपींस की रक्षा करने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की पीटी बोट इकाई मोटर टॉर्पीडो बोट स्क्वाड्रन 3 के कारनामों की संबंधित है। मूवी की पटकथा फ्रैंक विल्ड ने लिखी थी। मूवी का बजट था $2.9 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.3 की कमाई की थी। काल्पनिक कृति होने के बावजूद पुस्तक वास्तविक घटनाओं और लोगों पर आधारित थी। जॉन ब्रेकले, रस्टी रियान पाथ, पीटी बोट स्क्वाड्रन डी कमांडर जॉन डी बुकले मेडल ऑफ ऑनर प्राप्तकर्ता, उनके कार्यकारी अधिकारी रॉबर्ट केले के काल्पनिक रूप। फिल्म को पुस्तक जी बेस्टसेलर की रीडर्स डाइजेस्ट और लाइफ में उद्धृत की गई युद्ध से संबंधित कुछ घटनाओं को दर्शाते हुए, जिनके बारे में माना जाता था कि युद्ध के दौरान हुई गई, साथ में नहीं हुई थी। दिसंबर 1941 में लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिकले फिलिपींस के कैबिट में स्थित फुर्तीले लेकिन छोटे अप्रमाणित अमेरिकी नौसेना पीटी नौकाओं के स्क्वाड्रन की कमान संभालते हैं। वे वरिष्ठ क्षेत्र कमांडर एडमिरल ब्लैकवेल के लिए उनकी गतिशीलता समुद्र क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। उनके छोटे आकार हल्के निर्माण से प्रभावित नहीं होते। ब्रिक के परिपक्व युद्ध में उतरने के लिए उत्सुक है। वह एडमिरल की संकीर्ण सोच वाली बर्खास्ती से निराश हो जाता है और विध्वंस ड्यूटी पर स्थानांतरित करने के लिए अपना विरोध लिख रहा होता है। जब पर्ल हार्बर जापानी हमले की खबर रेडियो बुलेटिन द्वारा आती है तो जापानी सेना फिलिपींस पर उतरती और तबाही मचाती है। स्थानीय अधिकारी द्वारा दरकिनार किए जाने के कारण ब्रिक के स्क्वाड्रन को युद्ध से बाहर रखा जाता है। निराशा खास तौर पर रस्टी के साथ बढ़ती जाती है और उबलने के खतरा पैदा करती है। बेस पर विनाशकारी हमले के बाद हताश एडमिरल नरम पड़ जाता है। उन्हें एक बड़े जापानी क्रूजर पर हमला करने का आदेश दिया जाता है। तट पर अमेरिकी सेना ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। शुरुआत में रस्टी को दूसरी नाव को कप्तान चुनने के बाद ब्रिक को पता चलता है कि कार्यकारी को पिछले युद्ध के घाव से रक्त भी सकता है और बीमार में जाने का आदेश उसे मिल जाता है। वह इस आदेश को पाकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। अपने सीईओ पर प्रसिद्ध के लालची होने को कॉरिडोर पर एक सैन्य अस्पताल में निकासी का विरोध करने का आरोप लगाने के बाद रस्टी अभी भी फुसकुराते थूकते वहां पर पहुंचता है। केवल अनिच्छा से अपनी जानलेवा स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करने के लिए उसकी मुलाकातें करने मरीज ओएस से होती है, जो उसे शांत रहने और लाइन में लगने की बात को बताता है। 11,000 आदमी उसके बारे में गलत नहीं हो सकते। ब्रिक के हमले से क्रूजर डूब जाता है। रस्टी वापस लौटता है और स्क्वाड्रन को मुक्त कर दिया जाता है, जिसकी सफलता बढ़ती है। हालांकि नाव को लोगों की दोनों की कीमत पर, फिर भी फिलिपींस के पतन में बस समय की बात यह है कि सैंडी पीटी बेस के उसके सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में भाग लेती है, जिससे उसके रस्टी के बेस में आग फिर से जल उठती है। स्क्वाड्रन को मनीला घाटी पर कॉरिडोर के फिलिपीन द्वीप पर छोड़ दिया गया और पाटन में अमेरिकी रक्षकों के खिलाफ जापानी हमले की लुजन को बड़े फिलिपींस द्वीप के दक्षिण पूर्व में कॉरिडोर अपने आक्रमणकारियों के खिलाफ अंतिम गढ़ के रूप में खड़ा है। इसके बाद स्क्वाड्रन का प्रशांत थिएटर में कमांडर जनरल डगलस मैकआर्थर उसके दल एडमिरल ब्लैकवेल के साथ में आता है, उनसे बातचीत करता है और उनसे बातचीत के दौरान उनसे सभी बातें पूछता है। जो अब बाटन में है, यह समझाने के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया है, लेकिन इससे पहले कि अलविदा कह सके संपर्क टूट जाता है और छोटे छोटे फ्लोटिला की कमांडर खुले समुद्र के पार सफलतापूर्वक उनसे मिलने स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद उन्होंने जापानियों के खिलाफ अपने हमला फिर से शुरू कर दिए, जिन्होंने धीरे धीरे स्क्वाड्रन को तब तक छोटा कर दिया जब तक कि यह प्रभावी रूप से काम करने के लिए बहुत छोटा नहीं हो गया। नावों के बिना चालक दल को सेना के साथ जुड़ने और पैदल सेना के रूप में लड़ने के लिए भेजा जाता है। रस्टी की नाव क्षतिग्रस्त होने के बाद अंतिम 2
पीटे मरम्मत के लिए संचालित एक छोटे शिपयार्ड में आते हैं। जैसे ही नावें से असल हमले से जल्दबाजी से निकल जाती है, डैड भागने से इनकार कर देता है और अपनी बाहों में एक राइफल और अपने पैरों में सुरक्षित रूप से विक्की जग की अपनी मर्मिक विदाई देते हैं। अंतिम हमले से एक और खतरनाक क्रूजर को नष्ट कर देता है। रस्टी की नाव डूब जाती है, जिसके बाद ब्रिक की नाव को अमेरिका की सेना को सौंप दिया जाता है। एक बार फिर संदेशवाहक कर्तव्य के लिए काम कर रहा होता है, जो उसके ब्रिक रेयान और 2 धावेजकों को नौसेना कमांड द्वारा ज्ञात मामले की सबसे बड़ी पेशकश की जाती है। वे वहाँ पर शामिल हो जाता है, उनसे अपनी ज्ञापन सौंप देता है, उनसे मांग करता है कि वो उन्हें $1 मिलियन दे दे, अन्यथा वो उनको पीछे से निकाल देंगे। यह उनके लिए सबसे बड़ा काम आ जाता है। यह बहुत ही शानदार होने लगता है। यह आगे चलकर बड़ा हो जाता है। द वेयर एक्सपेंडेबल जॉन फोर्ड द्वारा निर्देशित 1945 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट मोंटगोमरी जॉन वेन ने अभिनय किया है। डोनाडेड की विशेषता यह फिल्म विलियम लिंड्स वाइट के 1942 की ऐसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में फिलिपींस की लड़ाई के दौरान जापानी आक्रमण के खिलाफ फिलिपींस की रक्षा करने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की पीटी बोट इकाई मोटर टॉर्पीडो बोट स्क्वाड्रन 3 के कारनामों से संबंधित है। मूवी की पटकथा फ्रैंक वर्ल्ड ने लिखी थी। मूवी का बजट था $2.9 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.3 की कमाई की थी। काल्पनिक कृति होने के बावजूद पुस्तक वास्तविक घटनाओं और लोगों पर आधारित थी। जॉन ब्रेकले, रस्टी रियान पाथ, पीटी बोट स्क्वाड्रन डी कमांडर जॉन डी बुकले मेडल ऑफ ऑनर प्राप्तकर्ता, उनके कार्यकारी अधिकारी रॉबर्ट केले के काल्पनिक रूप। फिल्म को पुस्तक जी बेस्टसेलर की रीडर्स डाइजेस्ट और लाइफ में उद्धृत की गई युद्ध से संबंधित कुछ घटनाओं को दर्शाते हुए, जिनके बारे में माना जाता था कि युद्ध के दौरान हुई गई, साथ में नहीं हुई थी। दिसंबर 1941 में लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रेकले फिलिपींस के कैबिट में स्थित फुर्तीले लेकिन छोटे अप्रमाणित अमेरिकी नौसेना पीटी नौकाओं के स्क्वाड्रन की कमान संभालते हैं। वे वरिष्ठ क्षेत्र कमांडर एडमिरल ब्लैकवेल के लिए उनकी गतिशीलता समुद्र क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। उनके छोटे आकार हल्के निर्माण से प्रभावित नहीं होते। ब्रिक के परिपक्व युद्ध में उतरने के लिए उत्सुक है। वह एडमिरल की संकीर्ण सोच वाली बर्खास्ती से निराश हो जाता है और विध्वंस ड्यूटी पर स्थानांतरित करने के लिए अपना विरोध लिख रहा होता है। जब पर्ल हार्बर जापानी हमले की खबर रेडियो बुलेटिन द्वारा आती है, तो जापानी सेना फिलिपींस पर उतरती और तबाही मचाती है। स्थानीय अधिकारी द्वारा दरकिनार किए जाने के कारण ब्रिक के स्क्वाड्रन को युद्ध से बाहर रखा जाता है। निराशा खास तौर पर रस्टी के साथ बढ़ती जाती है और उबलने के खतरा पैदा करती है। बेस पर विनाशकारी हमले के बाद हताश एडमिरल नरम पड़ जाता है। उन्हें एक बड़े जापानी क्रूजर पर हमला करने का आदेश दिया जाता है। तट पर अमेरिकी सेना ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। शुरुआत में रस्टी को दूसरी नाव का कप्तान चुनने के बाद ब्रिक को पता चलता है कि कार्यकारी को पिछले युद्ध के घाव से रक्त विषाक्त सकता है और बीमार में जाने का आदेश उसे मिल जाता है। वह इस आदेश को पाकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। अपने सीईओ पर प्रसिद्ध के लालची होने को कॉरिडोर पर एक सैन्य अस्पताल में निकासी का विरोध करने का आरोप लगाने के बाद रस्टी अभी भी फुसकुराते थूकते वहां पर पहुंचता है, केवल अनिच्छा से अपनी जानलेवा स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करने के लिए। उसकी मुलाकातें करने मरीज ओया से होती है, जो उसे शांत रहने और लाइन में लगने की बात को बताता है। 11,000 आदमी उसके बारे में गलत नहीं हो सकते। ब्रिक के हमले से क्रूजर डूब जाता है। रस्टी वापस लौटता है और स्क्वाड्रन को मुक्त कर दिया जाता है, जिसकी सफलता बढ़ती है। हल्की नाव को लोगों की दोनों की कीमत पर। फिर भी फिलिपींस के पतन में बस समय की बात यह है कि सैंडी पीटी बेस के उसके सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में भाग लेती है, जिससे उसकी रस्टी के बेस में आग फिर से जल उठती है। स्क्वाड्रन को मनीला घाटी पर कॉरिडोर के फिलिपीन द्वीप पर छोड़ दिया गया और पाटन में अमेरिकी रक्षकों के खिलाफ जापानी हमले की लुजन को बड़े फिलिपींस द्वीप के दक्षिण पूर्व में कॉरिडोर अपने आक्रमणकारियों के खिलाफ अंतिम रणनीति के रूप में खड़ा है। इसके बाद स्क्वाड्रन का प्रशांत थिएटर में कमांडिंग जनरल डगलस मैकआर्थर, उसके दल एडमिरल ब्लैकवेल
के साथ में आता है, उनसे बातचीत करता है और उनसे बातचीत के दौरान उनसे सभी बातें पूछता है। जो अब बार्टन में है यह समझाने के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया है, लेकिन इससे पहले कि अलविदा कह सके संपर्क टूट जाता है और छोटे छोटे फ्लोटिला की कमांडर खुले समुद्र के पार सफलतापूर्वक उनसे मिलने स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद उन्होंने जापानियों के खिलाफ अपने हमला फिर से शुरू कर दिया, जिन्होंने धीरे धीरे स्क्वाड्रन को तब तक छोटा कर दिया जब तक कि यह प्रभावी रूप से काम करने के लिए बहुत छोटा नहीं हो गया। नावों के बिना चालक दल को सेना के साथ जुड़ने और पैदल सेना के रूप में लड़ने के लिए भेजा जाता है। रस्टी की नाव क्षतिग्रस्त होने के बाद अंतिम 2 पीटे मरम्मत के लिए संचालित एक छोटे शिपयार्ड में आते हैं। जैसे ही नावें से आसन हमले से जल्दबाजी से निकल जाती है, डैड भागने से इनकार कर देता है और अपनी बाहों में एक राइफल और अपने पैरों में सुरक्षित रूप से विक्की जग की अपने मर्मिक विदाई देते हैं। अंतिम हमले से एक और खतरनाक क्रूजर को नष्ट कर देता है। रस्टी की नाव डूब जाती है, जिसके बाद ब्रिक की नाव को अमेरिका की सेना को सौंप दिया जाता है। एक बार फिर संदेशवाहक करते हुए के लिए काम कर रहा होता है, जो उसके ब्रिक रयान और 2 धावेजकों को नौसेना कमांड द्वारा ज्ञात मामले की सबसे बड़ी पेशकश की जाती है। वे वहां पर शामिल हो जाता है, उनसे अपनी ज्ञापन सौंप देता है, उनसे मांग करता है कि वो उन्हें $1 मिलियन दे दे, अन्यथा वो उनको पीछे से निकाल देंगे। यह उनके लिए सबसे बड़ा काम आ जाता है। यह बहुत ही शानदार होने लगता है। यह आगे चलकर बड़ा हो जाता है। द वेयर एक्सपेंडेबल जॉन फोर्ड द्वारा निर्देशित 1945 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट मोंटगोमरी जॉन वेन ने अभिनय किया है। दोनों जोड़ी की विशेषता यह फिल्म विलियम लिंडसे व्हाइट के 1942 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में फिलिपींस की लड़ाई के दौरान जापानी आक्रमण के खिलाफ फिलिपींस की रक्षा करने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की पीटी बोट इकाई मोटर टॉर्पीडो बोट स्क्वाड्रन 3 के कारनामों से संबंधित है। मूवी की पटकथा फ्रैंक विल्ड ने लिखी थी। मूवी का बजट था $2.9 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.3 की कमाई की थी। काल्पनिक कृति होने के बावजूद पुस्तक वास्तविक घटनाओं और लोगों पर आधारित थी। जॉन ब्रेकले, रस्टी रियान पाथ, पीटी बोट स्क्वाड्रन डी कमांडर जॉन डी बुगले, मेडल ऑफ ऑनर प्राप्तकर्ता, उनके कार्यकारी अधिकारी रॉबर्ट केले के काल्पनिक रूप। फिल्म को पुस्तक जी बेस्टसेलर की रीडर्स डाइजेस्ट और लाइफ में उद्धृत की गई युद्ध से संबंधित कुछ घटनाओं को दर्शाते हुए, जिनके बारे में माना जाता था कि युद्ध के दौरान हुई गई साथ में नहीं हुई थी। दिसंबर 1941 में लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रेकले फिलिपींस के कैबिट में स्थित फुर्तीले लेकिन छोटे अप्रमाणित अमेरिकी नौसेना पीटी नौकाओं के स्क्वाड्रन की कमान संभालते हैं। वे वरिष्ठ क्षेत्र कमांडर एडमिरल ब्लैकवेल के लिए उनकी गतिशीलता समुद्र क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। उनके छोटे आकार हल्के निर्माण से प्रभावित नहीं होते। ब्रिक के परिपक्व युद्ध में उतरने के लिए उत्सुक है। वह एडमिरल की संकीर्ण सोच वाली बर्खास्ती से निराश हो जाता है और विध्वंस ड्यूटी पर स्थानांतरित करने के लिए अपना विरोध लिख रहा होता है। जब पर्ल हार्बर जापानी हमले की खबर रेडियो बुलेटिन द्वारा आती है, तो जापानी सेना फिलिपींस पर उतरती और तबाही मचाती है। स्थानीय अधिकारी द्वारा दरकिनार किए जाने के कारण ब्रिक के स्क्वाड्रन को युद्ध से बाहर रखा जाता है। निराशा खास तौर पर रस्टी के साथ बढ़ती जाती है और उबलने के खतरा पैदा करती है। बेस पर विनाशकारी हमले के बाद हताश एडमिरल नरम पड़ जाता है। उन्हें एक बड़े जापानी क्रूजर पर हमला करने का आदेश दिया जाता है। तट पर अमेरिकी सेना ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। शुरुआत में रस्टी को दूसरी नाव का कप्तान चुनने के बाद ब्रिक को पता चलता है कि कार्यकारी को पिछले युद्ध के घाव से रक्त भी सकता है और बीमार में जाने का आदेश उसे मिल जाता है। वह इस आदेश को पाकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। अपने सीईओ पर प्रसिद्ध के लालची होने को कॉरिडोर पर एक सैन्य अस्पताल में निकासी का विरोध करने का आरोप लगाने के बाद रस्टी अभी भी फुसकुराते थूकते वहां पर पहुंचता है, केवल अनिच्छा से अपनी जानलेवा स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करने के लिए। उसकी मुलाकातें करने मरीज ओएस से होती है, जो उसे शांत रहने और लाइन में लगने की बात को बताता है। 11,000 आदमी उसके बारे में गलत नहीं हो सकते। ब्रिक के हमले से क्रूजर डूब जाता है। रस्टी वापस लौटता है और
स्क्वाड्रन को मुक्त कर दिया जाता है, जिसकी सफलता बढ़ती है। हालांकि नाव को लोगों की दोनों की कीमत पर, फिर भी फिल्म पीस के पतन में बस समय की बात यह है कि सैंडी पीटी बेस के उसके सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में भाग लेती है, जिससे उसकी रस्टी के बेस में आग फिर से जल उठती है। स्क्वाड्रन को मनीला घाटी पर कॉरिडोर की फिलीपीन द्वीप पर छोड़ दिया गया और पाटन में अमेरिकी रक्षकों के खिलाफ जापानी हमले की लुजन को बड़े फिलीपींस द्वीप के दक्षिण पूर्व में कॉरिडोर अपने आक्रमणकारियों के खिलाफ अंतिम गढ़ के रूप में खड़ा है। इसके बाद स्क्वाड्रन का प्रशांत थिएटर में कमांडर जनरल डगलस मैकआर्थर उसके दल एडमिरल ब्लैकवेल के साथ में आता है, उनसे बातचीत करता है और उनसे बातचीत के दौरान उनसे सभी बातें पूछता है जो अब बाटन में है, यह समझाने के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया है। लेकिन इससे पहले कि अलविदा कह सके संपर्क टूट जाता है और छोटे छोटे फ्लोटिला की कमांडर खुले समुद्र के पार सफलतापूर्वक उनसे मिलने स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद उन्होंने जापानियों के खिलाफ अपने हमला फिर से शुरू कर दिया, जिन्होंने धीरे धीरे स्क्वाड्रन को तब तक छोटा कर दिया जब तक कि यह प्रभावी रूप से काम करने के लिए बहुत छोटा नहीं हो गया। नावों के बिना चालक दल को सेना के साथ जुड़ने और पैदल सेना के रूप में लड़ने के लिए भेजा जाता है। रस्टी की नाव क्षतिग्रस्त होने के बाद अंतिम 2 पीटे मरम्मत के लिए संचालित एक छोटे शिपयार्ड में आते हैं। जैसे ही नावें से आसन हमले से जल्दबाजी से निकल जाती है, डैड भागने से इनकार कर देता है और अपनी बाहों में एक राइफल और अपने पैरों में सुरक्षित रूप से विक्की जग की अपने मर्मिक विदाई देते हैं। अंतिम हमले से एक और खतरनाक क्रूजर को नष्ट कर देता है। रस्टी की नाव डूब जाती है, जिसके बाद ब्रिक की नाव को अमेरिका की सेना को सौंप दिया जाता है। एक बार फिर संदेशवाहक करते हुए के लिए काम कर रहा होता है, जो उसके ब्रिगेडियर और 2 ध्वजवाहकों को नौसेना कमांड द्वारा ज्ञात मामले की सबसे बड़ी पेशकश की जाती है। वे वहां पर शामिल हो जाता है, उनसे अपनी ज्ञापन सौंप देता है, उनसे मांग करता है कि वो उन्हें $1 मिलियन दे दे, अन्यथा वो उनको पीछे से निकाल देंगे। यह उनके लिए सबसे बड़ा काम आ जाता है, जो बहुत ही शानदार होने लगता है। यह आगे चलकर बड़ा हो जाता है। द वेयर एक्सपेंडेबल जॉन फोर्ड द्वारा निर्देशित 1945 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट मोंटगोमरी जॉन वेन ने अभिनय किया है। दोनों डेडी की विशेषता यह फिल्म विलियम लिंडसे व्हाइट के 1942 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में फिलीपींस की लड़ाई के दौरान जापानी आक्रमण के खिलाफ फिलीपींस की रक्षा करने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की पीटी बोट इकाई मोटर टॉर्पीडो बोट स्क्वाड्रन 3 के कारनामों की संबंधित है। मूवी की पटकथा फ्रैंक विल्ड ने लिखी थी। मूवी का बजट था $2.9 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.3 की कमाई की थी। काल्पनिक कृति होने के बावजूद पुस्तक वास्तविक घटनाओं और लोगों पर आधारित थी। जॉन ब्रेकले, रस्टी रियान पाथ, पीटी बोट स्क्वाड्रन डी कमांडर जॉन डी बुकले मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करता, उनके कार्यकारी अधिकारी रॉबर्ट केले के काल्पनिक रूप। फिल्म को पुस्तक जी बेस्टसेलर की रीडर्स डाइजेस्ट और लाइफ में उद्धृत की गई युद्ध से संबंधित कुछ घटनाओं को दर्शाते हुए, जिनके बारे में माना जाता था कि युद्ध के दौरान हुई गई, साथ में नहीं हुई थी। दिसंबर 1941 में लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिकले फिलीपींस की कैबिट में स्थित फुर्तीले लेकिन छोटे अप्रमाणित अमेरिकी नौसेना पीटी नौकाओं के स्क्वाड्रन की कमान संभालते हैं। वे वरिष्ठ क्षेत्र कमांडर एडमिरल ब्लैकवेल के लिए उनकी गतिशीलता समुद्र क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। उनके छोटे आकार हल्के निर्माण से प्रभावित नहीं होते। ब्रिक के परिपक्व युद्ध में उतरने के लिए उत्सुक है। वह एडमिरल की संकीर्ण सोच वाली बर्खास्ती से निराश हो जाता है और विध्वंस ड्यूटी पर स्थानांतरित करने के लिए अपना विरोध लिख रहा होता है। जब पर्ल हार्बर जापानी हमले की खबर रेडियो बुलेटिन द्वारा आती है, तो जापानी सेना फिलीपींस पर उतरती है, तबाही मचाती है। स्थानीय अधिकारी द्वारा दरकिनार किए जाने के कारण ब्रिक के स्क्वाड्रन को युद्ध से बाहर रखा जाता है। निराशा खास तौर पर रस्टी के साथ बढ़ती जाती है और उबलने के खतरा पैदा करती है। बेस पर विनाशकारी हमले के बाद हताश एडमिरल नरम पड़ जाता है। उन्हें एक बड़े जापानी क्रूजर पर हमला करने का आदेश दिया जाता है। तट पर अमेरिकी सेना ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। शुरुआत में रस्टी को दूसरी
नाव का कप्तान चुनने के बाद ब्रिक को पता चलता है कि कार्यकारी को पिछले युद्ध के घाव से रक्त भी सकता है और बीमार में जाने का आदेश उसे मिल जाता है। वह इस आदेश को पाकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। अपने सीईओ पर प्रसिद्ध के लालची होने को कॉरिडोर पर एक सैन्य अस्पताल में निकासी का विरोध करने का आरोप लगाने के बाद रस्टी अभी भी फुसकुराते थूकते वहां पर पहुंचता है, केवल अनिच्छा से अपनी जानलेवा स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करने के लिए। उसकी मुलाकातें करने मरीज ओएस से होती है, जो उसे शांत रहने और लाइन में लगने की बात को बताता है। 11,000 आदमी उसके बारे में गलत नहीं हो सकते। ब्रिक के हमले से क्रूजर डूब जाता है, रस्टी वापस लौटता है और स्क्वाड्रन को मुक्त कर दिया जाता है, जिसकी सफलता बढ़ती है। हालांकि नाव को लोगों की दोनों की कीमत पर, फिर भी फिल्म पीस के पतन में बस समय की बात यह है कि सैंडी पीटी बेस के उसके सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में भाग लेती है, जिससे उसकी रस्टी के बेस में आग फिर से जल उठती है। स्क्वाड्रन को मनीला घाटी पर कॉरिडोर की फिलिपीन द्वीप पर छोड़ दिया गया और पाटन में अमेरिकी रक्षकों के खिलाफ जापानी हमले की लुजन को बड़े फिलिपींस द्वीप के दक्षिण पूर्व में कॉरिडोर अपने आक्रमणकारियों के खिलाफ अंतिम गढ़ के रूप में खड़ा है। इसके बाद स्क्वाड्रन का प्रशांत थिएटर में कमांडर जनरल डगलस मैकआर्थर उसके दल एडमिरल ब्लैकवेल के साथ में आता है, उनसे बातचीत करता है और उनसे बातचीत के दौरान उनसे सभी बातें पूछता है। जो अब बाटन में है, यह समझाने के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया है, लेकिन इससे पहले कि अलविदा कह सके संपर्क टूट जाता है और छोटे छोटे फ्लोटिला की कमांडर खुले समुद्र के पार सफलतापूर्वक उनसे मिलने स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद उन्होंने जापानियों के खिलाफ अपने हमला फिर से शुरू कर दिया, जिन्होंने धीरे धीरे स्क्वाड्रन को तब तक छोटा कर दिया जब तक कि यह प्रभावी रूप से काम करने के लिए बहुत छोटा नहीं हो गया। नावों के बिना चालक दल को सेना के साथ जुड़ने और पैदल सेना के रूप में लड़ने के लिए भेजा जाता है। रस्टी की नाव क्षतिग्रस्त होने के बाद अंतिम 2 पीटे मरम्मत के लिए संचालित एक छोटे शिपयार्ड में आते हैं। जैसे ही नावें से आसन हमले से जल्दबाजी से निकल जाती है, डैड भागने से इनकार कर देता है और अपनी बाहों में एक राइफल और अपने पैरों में सुरक्षित रूप से विक्की जग की अपनी मर्मिक विदाई देते हैं। अंतिम हमले से एक और खतरनाक क्रूजर को नष्ट कर देता है। रस्टी की नाव डूब जाती है, जिसके बाद ब्रिक की नाव को अमेरिका की सेना को सौंप दिया जाता है। एक बार फिर संदेशवाहक कर्तव्य के लिए काम कर रहा होता है, जो उसके ब्रिक रेयान और 2 धावेजकों को नौसेना कमांड द्वारा ज्ञात मामले की सबसे बड़ी पेशकश की जाती है। वे वहां पर शामिल हो जाता है, उनसे अपनी ज्ञापन सौंप देता है, उनसे मांग करता है कि वो उन्हें $1 मिलियन दे दे, अन्यथा वो उनको पीछे से निकाल देंगे। यह उनके लिए सबसे बड़ा काम आ जाता है, जो बहुत ही शानदार होने लगता है। यह आगे चलकर बड़ा हो जाता है। द वेयर एक्सपेंडेबल जॉन फोर्ड द्वारा निर्देशित 1945 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट मोंटगोमरी जॉन वेन ने अभिनय किया है। दोनों डेडी की विशेषता यह फिल्म विलियम लिंड्स वाइट के 1942 की ऐसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में फिलिपींस की लड़ाई के दौरान जापानी आक्रमण के खिलाफ फिलिपींस की रक्षा करने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की पीटी बोट इकाई मोटर टॉर्पीडो बोट स्क्वाड्रन 3 के कारनामों की संबंधित है। मूवी की पटकथा फ्रैंक विल्ड ने लिखी थी। मूवी का बजट था $2.9 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.3 की कमाई की थी। काल्पनिक कृति होने के बावजूद पुस्तक वास्तविक घटनाओं और लोगों पर आधारित थी। जॉन ब्रेकले, रस्टी रियान पाथ, पीटी बोट स्क्वाड्रन डी कमांडर जॉन डी बुकले मेडल ऑफ ऑनर प्राप्तकर्ता, उनके कार्यकारी अधिकारी रॉबर्ट केले के काल्पनिक रूप। फिल्म को पुस्तक जी बेस्टसेलर की रीडर्स डाइजेस्ट और लाइफ में उद्धृत की गई युद्ध से संबंधित कुछ घटनाओं को दर्शाते हुए, जिनके बारे में माना जाता था कि युद्ध के दौरान हुई गई, साथ में नहीं हुई थी। दिसंबर 1941 में लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रेकले फिलिपींस के कैबिट में स्थित फुर्तीले लेकिन छोटे अप्रमाणित अमेरिकी नौसेना पीटी नौकाओं के स्क्वाड्रन की कमान संभालते हैं। वे वरिष्ठ क्षेत्र कमांडर एडमिरल ब्लैकवेल के लिए उनकी गतिशीलता समुद्र क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। उनके छोटे आकार हल्के निर्माण से प्रभावित नहीं होते,
ब्रिक के परिपक्व युद्ध में उतरने के लिए उत्सुक है। वह एडमिरल की संकीर्ण सोच वाली बर्खास्ती से निराश हो जाता है और विध्वंस ड्यूटी पर स्थानांतरित करने के लिए अपना विरोध लिख रहा होता है। जब पर्ल हार्बर जापानी हमले की खबर रेडियो बुलेटिन द्वारा आती है तो जापानी सेना फिलीपींस पर उतरती है और तबाही मचाती है। स्थानीय अधिकारी द्वारा दरकिनार किए जाने के कारण ब्रिक के स्क्वाड्रन को युद्ध से बाहर रखा जाता है। निराशा खास तौर पर रस्टी के साथ बढ़ती जाती है और उबलने के खतरा पैदा करती है। बेस पर विनाशकारी हमले के बाद हताश एडमिरल नरम पड़ जाता है। उन्हें एक बड़े जापानी क्रूजर पर हमला करने का आदेश दिया जाता है। तट पर अमेरिकी सेना ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। शुरुआत में रस्टी को दूसरी नाव को कप्तान चुनने के बाद ब्रिक को पता चलता है कि कार्यकारी को पिछले युद्ध के घाव से रक्त भी सक सकता है और बीमार में जाने का आदेश उसे मिल जाता है। वह इस आदेश को पाकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। अपने सीईओ पर प्रसिद्ध के लालची होने को कॉरिडोर पर एक सैन्य अस्पताल में निकासी का विरोध करने का आरोप लगाने के बाद रस्टी अभी भी फुसकुराते थूकते वहां पर पहुंचता है। केवल अनिच्छा से अपनी जानलेवा स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करने के लिए उसकी मुलाकातें करने मरीज ओया से होती है, जो उसे शांत रहने और लाइन में लगने की बात को बताता है। 11,000 आदमी उसके बारे में गलत नहीं हो सकते। ब्रिक के हमले से क्रूजर डूब जाता है। रस्टी वापस लौटता है और स्क्वाड्रन को मुक्त कर दिया जाता है, जिसकी सफलता बढ़ती है। हालांकि नाव को लोगों की दोनों की कीमत पर, फिर भी फिलीपींस के पतन में बस समय की बात यह है कि सैंडी पीटी बेस के उसके सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में भाग लेती है, जिससे उसकी रस्टी के बेस में आग फिर से जल उठती है। स्क्वाड्रन को मनीला घाटी पर कॉरिडोर के फिलीपीन द्वीप पर छोड़ दिया गया और पाटन में अमेरिकी रक्षकों के खिलाफ जापानी हमले की लुजन को बड़े फिलीपींस द्वीप के दक्षिण पूर्व में कॉरिडोर अपने आक्रमणकारियों के खिलाफ अंतिम गढ़ के रूप में खड़ा है। इसके बाद स्क्वाड्रन का प्रशांत थिएटर में कमांडर जनरल डगलस मैकआर्थर उसके दल एडमिरल ब्लैकवेल के साथ में आता है, उनसे बातचीत करता है और उनसे बातचीत के दौरान उनसे सभी बातें पूछता है जो अब बाटन में है। यह समझाने के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया है, लेकिन इससे पहले कि अलविदा कह सके संपर्क टूट जाता है और छोटे छोटे फ्लोटिला की कमांडर खुले समुद्र के पार सफलतापूर्वक उनसे मिलने स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद उन्होंने जापानियों के खिलाफ अपने हमला फिर से शुरू कर दिया, जिन्होंने धीरे धीरे स्क्वाड्रन को तब तक छोटा कर दिया जब तक कि यह प्रभावी रूप से काम करने के लिए बहुत छोटा नहीं हो गया। नावों के बिना चालक दल को सेना के साथ जुड़ने और पैदल सेना के रूप में लड़ने के लिए भेजा जाता है। रस्टी की नाव क्षतिग्रस्त होने के बाद अंतिम 2 पीटे मरम्मत के लिए संचालित एक छोटे शिपयार्ड में आते हैं। जैसे ही नावें से आसन हमले से जल्दबाजी से निकल जाती है, डैड भागने से इनकार कर देता है और अपनी बाहों में एक राइफल और अपने पैरों में सुरक्षित रूप से विक्की जग की अपने मर्मिक विदाई देते हैं। अंतिम हमले से एक और खतरनाक क्रूजर को नष्ट कर देता है। रस्टी की नाव डूब जाती है, जिसके बाद ब्रिक की नाव को अमेरिका की सेना को सौंप दिया जाता है। एक बार फिर संदेशवाहक कर्तव्य के लिए काम कर रहा होता है, जो उसके ब्रिक रेयान और 2 धावेजकों को नौसेना कमांड द्वारा ज्ञात मामले की सबसे बड़ी पेशकश की जाती है। वे वहां पर शामिल हो जाता है, उनसे अपनी ज्ञापन सौंप देता है, उनसे मांग करता है कि वो उन्हें $1 मिलियन दे दे, अन्यथा वो उनको पीछे से निकाल देंगे। यह उनके लिए सबसे बड़ा काम आ जाता है। यह बहुत ही शानदार होने लगता है। यह आगे चलकर बड़ा हो जाता है। द वेयर एक्सपेंडेबल जॉन फोर्ड द्वारा निर्देशित 1945 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट मोंटगोमरी जॉन वेन ने अभिनय किया है। दोनों डेडी की विशेषता यह फिल्म विलियम लिंड्स वाइट के 1942 की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में फिलीपींस की लड़ाई के दौरान जापानी आक्रमण के खिलाफ फिलीपींस की रक्षा करने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की पीटी बोट इकाई मोटर टॉर्पीडो बोट स्क्वाड्रन 3 के कारनामों से संबंधित है। मूवी की पटकथा फ्रैंक वुड ने लिखी थी। मूवी का बजट था $2.9 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.3 की कमाई की थी। काल्पनिक कृति होने के बावजूद पुस्तक वास्तविक घटनाओं और लोगों पर आधारित थी। जॉन ब्रेकले, रस्टी रियान,
बाद पीटी बोट स्क्वाड्रन डी कमांडर जॉन डी बुकले मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करता। उनके कार्यकारी अधिकारी रॉबर्ट केले की काल्पनिक रूप फिल्म को पुस्तक जी बेस्टसेलर की रीडर्स डाइजेस्ट और लाइफ में उद्धृत की गई युद्ध से संबंधित कुछ घटनाओं को दर्शाते हुए, जिनके बारे में माना जाता था कि युद्ध के दौरान हुई गई साथ में नहीं हुई थी। दिसंबर 1941 में लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिकले फिलिपींस के कैबिट में स्थित फुर्तीले लेकिन छोटे अप्रमाणित अमेरिकी नौसेना पीटी नौकाओं के स्क्वाड्रन की कमान संभालते हैं। वे वरिष्ठ कमांडर एडमिरल ब्लैकवेल के लिए उनकी गतिशीलता समुद्र क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। उनके छोटे आकार हल्के निर्माण से प्रभावित नहीं होते। ब्रिक के परिपक्व युद्ध में उतरने के लिए उत्सुक है। वह एडमिरल की संकीर्ण सोच वाली बर्खास्ती से निराश हो जाता है और विध्वंस ड्यूटी पर स्थानांतरित करने के लिए अपना विरोध लिख रहा होता है। जब पर्ल हार्बर जापानी हमले की खबर रेडियो बुलेटिन द्वारा आती है तो जापानी सेना फिलीपींस पर उतरती है और तबाही मचाती है। स्थानीय अधिकारी द्वारा दरकिनार किए जाने के कारण ब्रिक के स्क्वाड्रन को युद्ध से बाहर रखा जाता है। निराशा खास तौर पर रस्टी के साथ बढ़ती जाती है और उबलने के खतरा पैदा करती है। बेस पर विनाशकारी हमले के बाद हताश एडमिरल नरम पड़ जाता है। उन्हें एक बड़े जापानी क्रूजर पर हमला करने का आदेश दिया जाता है। तट पर अमेरिकी सेना ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। शुरुआत में रस्टी को दूसरी नाव को कप्तान चुनने के बाद ब्रिक को पता चलता है कि कार्यकारी को पिछले युद्ध के घाव से रक्त भी सकता है और बीमार में जाने का आदेश उसे मिल जाता है। वह इस आदेश को पाकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। अपने सीईओ पर प्रसिद्ध के लालची होने को कॉरिडोर पर एक सैन्य अस्पताल में निकासी का विरोध करने का आरोप लगाने के बाद रस्टी अभी भी फुसकुराते थूकते वहां पर पहुंचता है। केवल अनिच्छा से अपनी जानलेवा स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करने के लिए उसकी मुलाकातें करने मरीज ओएस से होती है, जो उसे शांत रहने और लाइन में लगने की बात को बताता है। 11,000 आदमी उसके बारे में गलत नहीं हो सकते। ब्रिक के हमले से क्रूजर डूब जाता है। रस्टी वापस लौटता है और स्क्वाड्रन को मुक्त कर दिया जाता है, जिसकी सफलता बढ़ती है। हालांकि नाव को लोगों की दोनों की कीमत पर, फिर भी फिलिपींस के पतन में बस समय की बात यह है कि सैंडी पीटी बेस के उसके सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में भाग लेती है, जिससे उसकी रस्टी के बेस में आग फिर से जल उठती है। स्क्वाड्रन को मनीला घाटी पर कॉरिडोर के फिलिपीन द्वीप पर छोड़ दिया गया और पाटन में अमेरिकी रक्षकों के खिलाफ जापानी हमले की लुजन को बड़े फिलिपींस द्वीप के दक्षिण पूर्व में कॉरिडोर अपने आक्रमणकारियों के खिलाफ अंतिम गढ़ के रूप में खड़ा है। इसके बाद स्क्वाड्रन का प्रशांत थिएटर में कमांडर जनरल डगलस मैकआर्थर उसके दल एडमिरल ब्लैकवेल के साथ में आता है, उनसे बातचीत करता है और उनसे बातचीत के दौरान उनसे सभी बातें पूछता है जो अब बाटन में है। यह समझाने के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया है, लेकिन इससे पहले कि अलविदा कह सके संपर्क टूट जाता है और छोटे छोटे फ्लोटिला की कमांडर खुले समुद्र के पार सफलतापूर्वक उनसे मिलने स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद उन्होंने जापानियों के खिलाफ अपने हमला फिर से शुरू कर दिया, जिन्होंने धीरे धीरे स्क्वाड्रन को तब तक छोटा कर दिया जब तक कि यह प्रभावी रूप से काम करने के लिए बहुत छोटा नहीं हो गया। नावों के बिना चालक दल को सेना के साथ जुड़ने और पैदल सेना के रूप में लड़ने के लिए भेजा जाता है। रस्टी की नाव क्षतिग्रस्त होने के बाद अंतिम 2 पीटे मरम्मत के लिए संचालित एक छोटे शिपयार्ड में आते हैं। जैसे ही नावें से आसन हमले से जल्दबाजी से निकल जाती है, डैड भागने से इनकार कर देता है और अपनी बाहों में एक राइफल और अपने पैरों में सुरक्षित रूप से विक्की जग की अपने मर्मिक विदाई देते हैं। अंतिम हमले से एक और खतरनाक क्रूजर को नष्ट कर देता है। रस्टी की नाव डूब जाती है, जिसके बाद ब्रिक की नाव को अमेरिका की सेना को सौंप दिया जाता है। एक बार फिर संदेश वाहक करते हुए के लिए काम कर रहा होता है, जो उसके ब्रिक रयान और 2 धावेजकों को नौसेना कमांड द्वारा ज्ञात मामले की सबसे बड़ी पेशकश की जाती है। वे वहां पर शामिल हो जाता है, उनसे अपनी ज्ञापन सौंप देता है, उनसे मांग करता है कि वो उन्हें $1 मिलियन दे दे, अन्यथा वो उनको पीछे से निकाल देंगे। यह उनके लिए सबसे बड़ा काम आ जाता है। यह बहुत ही शानदार होने लगता है। यह आगे चलकर बड़ा हो जाता है।
द वेयर एक्सपेंडेबल जॉन फोर्ड द्वारा निर्देशित 1945 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रॉबर्ट मोंटगोमरी जॉन वेन ने अभिनय किया है। दोनों जोड़ी की विशेषता यह फिल्म विलियम लिंडसे व्हाइट के 1942 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में फिलीपींस की लड़ाई के दौरान जापानी आक्रमण के खिलाफ फिलीपींस की रक्षा करने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की पीटी बोट इकाई मोटर टॉरपीडो बोट स्क्वाड्रन 3 के कारनामों की संबंधित है। मूवी की पटकथा फ्रैंक विल्ड ने लिखी थी। मूवी का बजट था $2.9 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.3 की कमाई की थी। काल्पनिक कृति होने के बावजूद पुस्तक वास्तविक घटनाओं और लोगों पर आधारित थी। जॉन ब्रेकले, रस्टी रियान पाथ, पीटी बोट स्क्वाड्रन डी कमांडर जॉन डी बुकले, मेडल ऑफ ऑनर प्राप्तकर्ता, उनके कार्यकारी अधिकारी रॉबर्ट केले के काल्पनिक रूप। फिल्म को पुस्तक जी बेस्टसेलर की रीडर्स डाइजेस्ट और लाइफ में उद्धृत की गई युद्ध से संबंधित कुछ घटनाओं को दर्शाते हुए, जिनके बारे में माना जाता था कि युद्ध के दौरान हुई गई साथ में नहीं हुई थी। दिसंबर 1941 में लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिकले फिलीपींस की कैबिट में स्थित फुर्तीले लेकिन छोटे अप्रमाणित अमेरिकी नौसेना पीटी नौकाओं के स्क्वाड्रन की कमान संभालते हैं। वे वरिष्ठ कमांडर एडमिरल ब्लैकवेल के लिए उनकी गतिशीलता समुद्र क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। उनके छोटे आकार हल्के निर्माण से प्रभावित नहीं होते। ब्रिक के परिपक्व युद्ध में उतरने के लिए उत्सुक है। वह एडमिरल की संकीर्ण सोच वाली बर्खास्ती से निराश हो जाता है और विध्वंस ड्यूटी पर स्थानांतरित करने के लिए अपना विरोध लिख रहा होता है। जब पर्ल हार्बर जापानी हमले की खबर रेडियो बुलेटिन द्वारा आती है तो जापानी सेना फिलीपींस पर उतरती और तबाही मचाती है। स्थानीय अधिकारी द्वारा दरकिनार किए जाने के कारण ब्रिक के स्क्वाड्रन को युद्ध से बाहर रखा जाता है। निराशा खास तौर पर रस्टी के साथ बढ़ती जाती है और उबलने के खतरा पैदा करती है। बेस पर विनाशकारी हमले के बाद हताश एडमिरल नरम पड़ जाता है। उन्हें एक बड़े जापानी क्रूजर पर हमला करने का आदेश दिया जाता है। तट पर अमेरिकी सेना ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। शुरुआत में रस्टी को दूसरी नाव को कप्तान चुनने के बाद ब्रिक को पता चलता है कि कार्यकारी को पिछले युद्ध के घाव से रक्त भी सकता है और बीमार में जाने का आदेश उसे मिल जाता है। वह इस आदेश को पाकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। अपने सीईओ पर प्रसिद्ध के लालची होने के कॉरिडोर पर एक सैन्य अस्पताल में निकासी का विरोध करने का आरोप लगाने के बाद रस्टी अभी भी फुसकुराते थूकते वहां पर पहुंचता है। केवल अनिच्छा से अपनी जानलेवा स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करने के लिए उसकी मुलाकातें करने मरीज ऐसे होती है जो उसे शांत रहने और लाइन में लगने की बात को बताता है। 11,000 आदमी उसके बारे में गलत नहीं हो सकते। ब्रिक के हमले से क्रूजर डूब जाता है। रस्टी वापस लौटता है और स्क्वाड्रन को मुक्त कर दिया जाता है, जिसकी सफलता बढ़ती है। हालांकि नाव को लोगों की दोनों की कीमत पर, फिर भी फिलीपींस के पतन में बस समय की बात यह है कि सैंडी पीटी बेस के उसके सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में भाग लेती है, जिससे उसकी रस्टी के बेस में आग फिर से जल उठती है। स्क्वाड्रन को मनीला घाटी पर कॉरिडोर के फिलीपीन द्वीप पर छोड़ दिया गया और पाटन में अमेरिकी रक्षकों के खिलाफ जापानी हमले की लुजन को बड़े फिलीपींस द्वीप के दक्षिण पूर्व में कॉरिडोर अपने आक्रमणकारियों के खिलाफ अंतिम गढ़ के रूप में खड़ा है। इसके बाद स्क्वाड्रन का प्रशांत थिएटर में कमांडर जनरल डगलस मैकआर्थर उसके दल एडमिरल ब्लैकवेल के साथ में आता है, उनसे बातचीत करता है और उनसे बातचीत के दौरान उनसे सभी बातें पूछता है जो अब बाटन में है। यह समझाने के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया है, लेकिन इससे पहले कि अलविदा कह सके संपर्क टूट जाता है और छोटे छोटे फ्लोटिला की कमांडर खुले समुद्र के पार सफलतापूर्वक उनसे मिलने स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद उन्होंने जापानियों के खिलाफ अपने हमला फिर से शुरू कर दिया, जिन्होंने धीरे धीरे स्क्वाड्रन को तब तक छोटा कर दिया जब तक कि यह प्रभावी रूप से काम करने के लिए बहुत छोटा नहीं हो गया। नावों के बिना चालक दल को सेना के साथ जुड़ने और पैदल सेना के रूप में लड़ने के लिए भेजा जाता है। रस्टी की नाव क्षतिग्रस्त होने के बाद अंतिम 2 पीटे मरम्मत के लिए संचालित एक छोटे शिपयार्ड में आते हैं। जैसे ही नावें से आसन हमले से जल्दबाजी से निकल जाती है, डैड भागने से इनकार कर देता है और अपनी बाहों में एक राइफल और अपने पैरों में सुरक्षित रूप से विक्की जग की अपनी मर्मिक विदाई देते हैं।
अंतिम हमले से एक और खतरनाक क्रूजर को नष्ट कर देता है। रस्टी की नाव डूब जाती है, जिसके बाद ब्रिक की नाव को अमेरिका की सेना को सौंप दिया जाता है। एक बार फिर संदेशवाहक कर्तव्य के लिए काम कर रहा होता है, जो उसके ब्रिक रेयान और 2 धावेजकों को नौसेना कमांड द्वारा ज्ञात मामले की सबसे बड़ी पेशकश की जाती है। वे वहां पर शामिल हो जाता है, उनसे अपनी ज्ञापन सौंप देता है, उनसे मांग करता है कि वो उन्हें $1 मिलियन दे दे, अन्यथा वो उनको पीछे से निकाल देंगे। यह उनके लिए सबसे बड़ा काम आ जाता है। यह बहुत ही शानदार होने लगता है। यह आगे चलकर बड़ा हो जाता है। द वेयर एक्सपेंडेबल जॉन फोर्ड द्वारा निर्देशित 1945 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट मोंटगोमरी जॉन वेन ने अभिनय किया है। डोनाडेड की विशेषता यह फिल्म विलियम लिंड्से व्हाइट के 1942 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में फिलिपींस की लड़ाई के दौरान जापानी आक्रमण के खिलाफ फिलिपींस की रक्षा करने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की पीटी बोट इकाई मोटर टॉर्पीडो बोट स्क्वाड्रन 3 के कारनामों की संबंधित है। मूवी की पटकथा फ्रैंक वुड ने लिखी थी। मूवी का बजट था $2.9 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.3 की कमाई की थी। काल्पनिक कृति होने के बावजूद पुस्तक वास्तविक घटनाओं और लोगों पर आधारित थी। जॉन ब्रेकले, रस्टी रियान पाथ, पीटी बोट स्क्वाड्रन डी कमांडर जॉन डी बुकले मेडल ऑफ ऑनर प्राप्तकर्ता, उनके कार्यकारी अधिकारी रॉबर्ट केले के काल्पनिक रूप। फिल्म को पुस्तक जी बेस्टसेलर की रीडर्स डाइजेस्ट और लाइफ में उद्धृत की गई युद्ध से संबंधित कुछ घटनाओं को दर्शाते हुए, जिनके बारे में माना जाता था कि युद्ध के दौरान हुई गई, साथ में नहीं हुई थी। दिसंबर 1941 में लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रेकले फिलिपींस के कैबिट में स्थित फुर्तीले लेकिन छोटे अप्रमाणित अमेरिकी नौसेना पीटी नौकाओं के स्क्वाड्रन की कमान संभालते हैं। वे वरिष्ठ कमांडर एडमिरल ब्लैकवेल के लिए उनकी गतिशीलता समुद्र क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। उनके छोटे आकार हल्के निर्माण से प्रभावित नहीं होते। ब्रिक के परिपक्व युद्ध में उतरने के लिए उत्सुक है। वह एडमिरल की संकीर्ण सोच वाली बर्खास्ती से निराश हो जाता है और विध्वंस ड्यूटी पर स्थानांतरित करने के लिए अपना विरोध लिख रहा होता है। जब पर्ल हार्बर जापानी हमले की खबर रेडियो बुलेटिन द्वारा आती है, तो जापानी सेना फिलिपींस पर उतरती और तबाही मचाती है। स्थानीय अधिकारी द्वारा दरकिनार किए जाने के कारण ब्रिक के स्क्वाड्रन को युद्ध से बाहर रखा जाता है। निराशा खास तौर पर रस्टी के साथ बढ़ती जाती है और उबलने के खतरा पैदा करती है। बेस पर विनाशकारी हमले के बाद हताश एडमिरल नरम पड़ जाता है। उन्हें एक बड़े जापानी क्रूजर पर हमला करने का आदेश दिया जाता है। तट पर अमेरिकी सेना ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। शुरुआत में रस्टी को दूसरी नाव का कप्तान चुनने के बाद ब्रिक को पता चलता है कि कार्यकारी को पिछले युद्ध के घाव से रक्त भी सकता है और बीमार में जाने का आदेश उसे मिल जाता है। वह इस आदेश को पाकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। अपने सीईओ पर प्रसिद्ध के लालची होने को कॉरिडोर पर एक सैन्य अस्पताल में निकासी का विरोध करने का आरोप लगाने के बाद रस्टी अभी भी फुसकुराते थूकते वहां पर पहुंचता है, केवल अनिच्छा से अपनी जानलेवा स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करने के लिए। उसकी मुलाकातें करने मरीज ओया से होती है, जो उसे शांत रहने और लाइन में लगने की बात को बताता है। 11,000 आदमी उसके बारे में गलत नहीं हो सकते। ब्रिक के हमले से क्रूजर डूब जाता है, रस्टी वापस लौटता है और स्क्वाड्रन को मुक्त कर दिया जाता है, जिसकी सफलता बढ़ती है। हालांकि नाव को लोगों की दोनों की कीमत पर, फिर भी फिलिपींस के पतन में बस समय की बात यह है कि सैंडी पीटी बेस के उसके सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में भाग लेती है, जिससे उसके रस्टी के बेस में आग फिर से जल उठती है। स्क्वाड्रन को मनीला घाटी पर कॉरिडोर के फिलिपीन द्वीप पर छोड़ दिया गया और पाटन में अमेरिकी रक्षकों के खिलाफ जापानी हमले की लुजन को बड़े फिलिपींस द्वीप के दक्षिण पूर्व में कॉरिडोर अपने आक्रमणकारियों के खिलाफ अंतिम गढ़ के रूप में खड़ा है। इसके बाद स्क्वाड्रन का प्रशांत थिएटर में कमांडिंग जनरल डगलस मैकआर्थर उसके दल एडमिरल ब्लैकवेल के साथ में आता है, उनसे बातचीत करता है और उनसे बातचीत के दौरान उनसे सभी बातें पूछता है जो अब बाटन में है। यह समझाने के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया है, लेकिन इससे पहले कि अलविदा कह सके संपर्क टूट जाता है और छोटे छोटे फ्लोटिला की कमांडर खुले समुद्र के पार
सफलतापूर्वक उनसे मिलने स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद उन्होंने जापानियों के खिलाफ अपने हमला फिर से शुरू कर दिए, जिन्होंने धीरे धीरे स्क्वाड्रन को तब तक छोटा कर दिया जब तक कि यह प्रभावी रूप से काम करने के लिए बहुत छोटा नहीं हो गया। नावों के बिना चालक दल को सेना के साथ जुड़ने और पैदल सेना के रूप में लड़ने के लिए भेजा जाता है। रस्टी की नाव क्षतिग्रस्त होने के बाद अंतिम 2 पीटे मरम्मत के लिए संचालित एक छोटे शिपयार्ड में आते हैं। जैसे ही नावें से आसन हमले से जल्दबाजी से निकल जाती है, डैड भागने से इनकार कर देता है और अपनी बाहों में एक राइफल और अपने पैरों में सुरक्षित रूप से विक्की जग की अपने मर्मिक विदाई देते हैं। अंतिम हमले से एक और खतरनाक क्रूजर को नष्ट कर देता है। रस्टी की नाव डूब जाती है, जिसके बाद ब्रिक की नाव को अमेरिका की सेना को सौंप दिया जाता है। एक बार फिर संदेशवाहक कर्तव्य के लिए काम कर रहा होता है, जो उसके ब्रिक रेयान और 2 धावेजकों को नौसेना कमांड द्वारा ज्ञात मामले की सबसे बड़ी पेशकश की जाती है। वे वहां पर शामिल हो जाता है, उनसे अपनी ज्ञापन सौंप देता है, उनसे मांग करता है कि वो उन्हें $1 मिलियन दे दे, अन्यथा वो उनको पीछे से निकाल देंगे। यह उनके लिए सबसे बड़ा काम आ जाता है, जो बहुत ही शानदार होने लगता है। यह आगे चलकर बड़ा हो जाता है। द वेयर एक्सपेंडेबल जॉन फोर्ड द्वारा निर्देशित 1945 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट मोंटगोमरी जॉन वेन ने अभिनय किया है। दोनों डेडी की विशेषता यह फिल्म विलियम लिंड्स वाइट के 1942 की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में फिलिपींस की लड़ाई के दौरान जापानी आक्रमण के खिलाफ फिलिपींस की रक्षा करने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की पीटी बोट इकाई मोटर टॉर्पीडो बोट स्क्वाड्रन 3 के कारनामों से संबंधित है। मूवी की पटकथा फ्रैंक वुड ने लिखी थी। मूवी का बजट था $2.9 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.3 की कमाई की थी। काल्पनिक कृति होने के बावजूद पुस्तक वास्तविक घटनाओं और लोगों पर आधारित थी। जॉन ब्रेकले, रस्टी रियान पाथ, पीटी बोट स्क्वाड्रन डी कमांडर जॉन डी बुकले मेडल ऑफ ऑनर प्राप्तकर्ता, उनके कार्यकारी अधिकारी रॉबर्ट केले के काल्पनिक रूप। फिल्म को पुस्तक जी बेस्टसेलर की रीडर्स डाइजेस्ट और लाइफ में उद्धृत की गई युद्ध से संबंधित कुछ घटनाओं को दर्शाते हुए, जिनके बारे में माना जाता था कि युद्ध के दौरान हुई गई, साथ में नहीं हुई थी। दिसंबर 1941 में लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रेकले फिलिपींस की कैबिट में स्थित फुर्तीले लेकिन छोटे आय प्रमाणित अमेरिकी नौसेना पीटी नौकाओं के स्क्वाड्रन की कमान संभालते हैं। वे वरिष्ठ कमांडर एडमिरल ब्लैकवेल के लिए उनकी गतिशीलता समुद्र क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। उनके छोटे आकार हल्के निर्माण से प्रभावित नहीं होते। ब्रिक के परिपक्व युद्ध में उतरने के लिए उत्सुक है। वह एडमिरल की संकीर्ण सोच वाली बर्खास्ती से निराश हो जाता है और विध्वंस ड्यूटी पर स्थानांतरित करने के लिए अपना विरोध लिख रहा होता है। जब पर्ल हार्बर जापानी हमले की खबर रेडियो बुलेटिन द्वारा आती है, तो जापानी सेना फिलिपींस पर उतरती और तबाही मचाती है। स्थानीय अधिकारी द्वारा दरकिनार किए जाने के कारण ब्रिक के स्क्वाड्रन को युद्ध से बाहर रखा जाता है। निराशा खास तौर पर रस्टी के साथ बढ़ती जाती है और उबलने के खतरा पैदा करती है। बेस पर विनाशकारी हमले के बाद हताश एडमिरल नरम पड़ जाता है। उन्हें एक बड़े जापानी क्रूजर पर हमला करने का आदेश दिया जाता है। तट पर अमेरिकी सेना ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। शुरुआत में रस्टी को दूसरी नाव का कप्तान चुनने के बाद ब्रिक को पता चलता है कि कार्यकारी को पिछले युद्ध के घाव से रक्त भी सकता है और बीमार में जाने का आदेश उसे मिल जाता है। वह इस आदेश को पाकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। अपने सीईओ पर प्रसिद्ध के लालची होने को कॉरिडोर पर एक सैन्य अस्पताल में निकासी का विरोध करने का आरोप लगाने के बाद रस्टी अभी भी फुसकुराते थूकते वहां पर पहुंचता है, केवल अनिच्छा से अपनी जानलेवा स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करने के लिए। उसकी मुलाकातें करने मरीज ओया से होती है, जो उसे शांत रहने और लाइन में लगने की बात को बताता है। 11,000 आदमी उसके बारे में गलत नहीं हो सकते। ब्रिक के हमले से क्रूजर डूब जाता है। रस्टी वापस लौटता है और स्क्वाड्रन को मुक्त कर दिया जाता है, जिसकी सफलता बढ़ती है। हालांकि नाव को लोगों की दोनों की कीमत पर, फिर भी फिलिपींस के पतन में बस समय की बात यह है कि सैंडी पीटी बेस के उसके सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में भाग लेती है, जिससे उसकी रस्टी के बेस में आग फिर से जल उठती है। स्क्वाड्रन को मनीला घाटी पर
कॉरिडोर की फिलीपीन द्वीप पर छोड़ दिया गया और पाटन में अमेरिकी रक्षकों के खिलाफ जापानी हमले की लुजन को बड़े फिलीपींस द्वीप के दक्षिण पूर्व में कॉरिडोर अपने आक्रमणकारियों के खिलाफ अंतिम गढ़ के रूप में खड़ा है। इसके बाद स्क्वाड्रन का प्रशांत थिएटर में कमांडर जनरल डगलस मैकआर्थर उसके दल एडमिरल ब्लैकवेल के साथ में आता है, उनसे बातचीत करता है और उनसे बातचीत के दौरान उनसे सभी बातें पूछता है जो अब बाटन में है, यह समझाने के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया है। लेकिन इससे पहले कि अलविदा कह सके संपर्क टूट जाता है और छोटे छोटे फ्लोटिला की कमांडर खुले समुद्र के पार सफलतापूर्वक उनसे मिलने स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद उन्होंने जापानियों के खिलाफ अपने हमला फिर से शुरू कर दिया, जिन्होंने धीरे धीरे स्क्वाड्रन को तब तक छोटा कर दिया जब तक कि यह प्रभावी रूप से काम करने के लिए बहुत छोटा नहीं हो गया। नावों के बिना चालक दल को सेना के साथ जुड़ने और पैदल सेना के रूप में लड़ने के लिए भेजा जाता है। रस्टी की नाव क्षतिग्रस्त होने के बाद अंतिम 2 पीटे मरम्मत के लिए संचालित एक छोटे शिपयार्ड में आते हैं। जैसे ही नावें से आसन हमले से जल्दबाजी से निकल जाती है, डैड भागने से इनकार कर देता है और अपनी बाहों में एक राइफल और अपने पैरों में सुरक्षित रूप से विक्की जग की अपने मर्मिक विदाई देते हैं। अंतिम हमले से एक और खतरनाक क्रूजर को नष्ट कर देता है। रस्टी की नाव डूब जाती है, जिसके बाद ब्रिक की नाव को अमेरिका की सेना को सौंप दिया जाता है। एक बार फिर संदेशवाहक करते हुए के लिए काम कर रहा होता है, जो उसके ब्रिक रेयान और 2 धावेजकों को नौसेना कमांड द्वारा ज्ञात मामले की सबसे बड़ी पेशकश की जाती है। वे वहां पर शामिल हो जाता है, उनसे अपनी ज्ञापन सौंप देता है, उनसे मांग करता है कि वो उन्हें $1 मिलियन दे दे, अन्यथा वो उनको पीछे से निकाल देंगे। यह उनके लिए सबसे बड़ा काम आ जाता है। ये बहुत ही शानदार होने लगता है। यह आगे चलकर बड़ा हो जाता है।